पहला तो समझो इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस ये है कि जितना हमने रिसर्च किया अभी है ना, पिछले पेपर को देख के, जैसे मैं आपको बार बार ही बोलता रहता हूँ कि पेपर और सिलेबस कितना ज़रूरी है। इससे क्या होता है, आपकी जो तैयारी है वो सेंटर में रहती है, इधर उधर की चीज़ें नहीं करोगे आप। तो इससे जो भी निकला है ना, तो हमने ये कोशिश करनी है, हमने पॉलिटी इसके अंदर ही पढ़नी है। अब एफर्ट भी बचेगा आपके और आपको आइडिया भी रहेगा पढ़ना क्या है। देखो, एक तो तरीका ये है कि आप बुक्स कवर कर लो, एक तरीका है सिलेबस कवर कर लो। तो बेस्ट तरीका क्या है? सिलेबस कवर कर लो, ठीक है जी। और एक चीज़ और है यहाँ पे ना, अब सिलेबस भी क्या है, काफ़ी बड़ा सिलेबस है, वास्ट है। अब उस सिलेबस पे भी वेटेज दी हुई कि किस में से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो, मैं ना सीरियसली चाहता हूँ कि आप लोग ये समझें। देखो, कोचिंग पढ़ाई कहीं से भी कर लोगे आप, किधर से भी कर लोगे, पर जिस दिन आपको ये बात समझ आ गई उस दिन तैयारी आधी हो गई आपकी। दो पार्ट है, जैसे एक सिलेबस और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको पूरी कोशिश की हमने इसको समझने की। इसमें दूसरा पार्ट, सिलेबस के किस पार्ट में ज़्यादा अहमियत देनी है हमने, कौन से पार्ट में ज़्यादा फोकस करना है, और वो भी पता लगेगा आपको यहीं से, है ना। तो अब इसको देखते रहना आप अपनी बुक में भी, और मैं यहाँ भी करता हूँ। देखो, सबसे पहले क्या है जो मैं आपके साथ ही शेयर कर रहा हूँ, ये जो हैंड रिटन डॉक्यूमेंट है, सिलेबस ऑफ पॉलिटी एंड गवर्नेंस। पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाला है ये, और प्रीवियस प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ पे काम किया हमने। मेंस में पॉलिटी एंड गवर्नेंस 2017, 18, 19, 20, 21 के हिसाब से। तो अगर हम इस टॉपिक पे अगर 2 लेक्चर लगाना तो भी कम है, अगर सही से करना हो इसके ऊपर काम, क्योंकि असल में ये चीज़ है ना। देखो, इस पे ऐसे कोई इतनी मेहनत करके बनाया हुआ है, तो आपको इसलिए बनाया कि बेनिफिट हो जाए आप लोगों को इस चीज़ का, है ना। पढ़ने को देखो आप पढ़ लोगे। अब देखो, बार बार ही क्या करते हैं कि आप पूछते रहते हो कि आंसर कैसे लिखना है, सिलेबस कैसे बनाना है ना, नोट्स कैसे कवर करना है। तो कुछ चीज़ ऐसी भी होती है ना जो बताने से बेहतर है समझ लो। बता रहे तो पूछते रहो, किसी नंबर से पूछ लो, पर कठिन काम यह है कि आप खुद करो उस चीज़ को, है ना। तो एक एम्पावरमेंट का एक पार्ट समझ लो ये। तो अब देखो, अब इसके अंदर क्या है, सबसे पहले है पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ये आपका सिलेबस है दिया हुआ। प्री में क्या लिख लिया इन्होंने, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स, इश्यूज, एक्सेट्रा। एक्सेट्रा का मतलब होता है एंड टू थिंकिंग कैपेसिटी, ठीक है ना बात। तो यहाँ पे ये लगा रखा है इन्होंने ETC। अब इसके बियॉन्ड भी है कुछ, जरूरी भी नहीं है, सही है। इतना सिलेबस किसके लिए दिया है? प्रीलिम्स के लिए। अब देखो, फिर से बता रहा हूँ, इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस। अब पॉलिटी में क्या आएगा हमारा, सब कुछ ही आता है ना। सबसे पहले आएगा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान खुद में क्या है। अब कॉन्स्टिट्यूशन खुद में क्या है, आर्टिकल्स है, पार्ट्स है, शेड्यूल्स है, और अमेंडमेंट करने की प्रोसीजर है। लग रहा है पता क्या, जैसे ये बोल रहा हूँ, ये बुक क्या है, इस बुक में क्या है, पार्ट्स है, अमेंडमेंट्स, आर्टिकल्स है, और इसकी खुद की कुछ कैपेसिटी है, शेड्यूल में हो सकती है। और क्या ये डॉक्यूमेंट अपने आप को अलाउ करता है कि मुझे तोड़ो या मुझे जोड़ दो, वो क्या हो गया, अमेंडमेंट। क्लियर है ना बात। उसके बाद अगला पार्ट क्या बोलता है, ये जो संविधान है किसके लिए बना है, लोगों के लिए बना है ना। देखो, एक तो इस डॉक्यूमेंट की खुद की कुछ खासियत है, दूसरा ही किसके लिए बना है, लोगों के लिए, जो सिटीजन है इस कंट्री के। अब उनके लिए क्या है हमारे पास, फंडामेंटल राइट्स है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बना इसीलिए कि हमारे पास कुछ राइट्स है जो किससे क्लेम करते हैं हम, स्टेट से। और स्टेट ने क्या दे दिया, ये आपका रिटन डॉक्यूमेंट है, इसके बेस पर मांग लो, इससे बाहर नहीं देगा हम आपको। तो राइट्स हो गया। अब राइट्स भी क्या है, कुछ तो हो गया फंडामेंटल, और कुछ थोड़े से फंडामेंटल नहीं भी है, जिनको लॉ के द्वारा इंप्लीमेंट करेंगे, उनको क्या बोलेगा हम, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर हमारे पास DPSP है तो हमारी कुछ ड्यूटीज भी है, तो एक क्या आ गया, ड्यूटी आ गया। अब राइट, DPSP एंड ड्यूटीज किसकी है, सिटीजन्स की। एक चैप्टर किसका हो गया, सिटीजन्स का, समझे।
देखो मोटे तौर पर आप ये समझो, अभी क्या पढ़ोगे आप, 3 पार्ट कर रहा हूँ इसकी। सबसे पहले क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, खुद की बात कर रहा है, बोलता है मैं प्रीएम्बल भी हूँ, मैं पार्ट्स भी हूँ, मैं आर्टिकल्स भी हूँ, मुझ में अमेंडमेंट भी लाया जा सकता है, राइट। दूसरा ये बोलता है कि मैं आया किसके लिए हूँ, लोगों के लिए। तो लोगों के लिए क्या आया हो, तो क्या आएगा, एक चैप्टर का नाम क्या होगा, सिटीजनशिप, क्योंकि लोग किस पे बात करें हम, सिटीजन पे। उनको क्या दे रखा है, फंडामेंटल राइट्स, और उनके पास क्या है, कुछ डीपीएसपी, और साथ में क्या उनके पास कुछ ड्यूटीज। क्लियर है बात। अब देखो, अब उन लोगों को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, फंडामेंटल राइट्स को और ज़्यादा इफेक्टिव इंप्लीमेंट करने के लिए क्या लेके आ गया, ये क्या होगी, पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक के लिए क्या आ जाएगी, बहुत सारी पॉलिसीज। और वो पॉलिसी किसके साथ जुड़ी होती है, इस पार्ट के साथ। जैसे मान लो राइट टू वर्क दे दिया, अब राइट टू वर्क लिखा है डीपीएसपी में। अब जो मनरेगा है ना, मनरेगा को अगर इंप्लीमेंट किया गया तो किस चीज़ को दे रहा है वो, राइट टू वर्क को दे रहा है। डीपीएस में लिखा है गुड हेल्थ, और गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी लेके आए, आयुष्मान भारत, किसको इंप्लीमेंट कर रहा है, गुड हेल्थ को। तो इसका मतलब क्या होगा, बीच में क्या लिखा है, पब्लिक पॉलिसी। तो इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास क्या चाहिए, पब्लिक पॉलिसीज। तो उस पॉलिसी के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, आप जो डे टू डे आप क्या पढ़ते हो, करंट अफेयर्स। क्लियर है जी बात। उसके बाद राइट्स, इश्यूज एक्सेट्रा, तो राइट्स हो गया हमारे, समझ गया, इतना लिखा हुआ है। अब जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना, सिस्टम है यहाँ पे, इसके अंदर आ गया सारा कुछ ही। अब पार्लियामेंट कैसे काम करती है, प्रेसिडेंट कैसे काम करता है, गवर्नर कैसे काम करता है, ये कौन सा आ गया हमारे एक पॉलिटिकल सिस्टम, है ना। नेक्स्ट है पंचायती राज, पॉलिटिकल सिस्टम, लोकसभा स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, ये किस पे आ गया, ग्रास रूट लेवल पे, तो क्या बन गया, पंचायती राज। अब इन्हीं के लिए क्या आ गई, पब्लिक पॉलिसी। अब वो पब्लिक पॉलिसी कई बार पंचायती राज को अफेक्ट करेगी, क्योंकि वो भी लोगों के साथ जुड़ी हुई है। कई बार फंडामेंटल राइट, जैसे मैंने बताया, डीपीएसपी करेगी। उसके बाद राइट्स आ गया, और ये हो गया। क्लियर है जी बात। देखो मोटे तौर पर अभी क्या समझा आपने, ये 3 पार्ट है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, सेकंड सिटीजन्स, उनके राइट्स, उनकी ड्यूटीज, और थर्ड पॉलिटिकल सिस्टम, कैसा सिस्टम वर्क करता है। क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम में हर कोई बैठना चाहता है, कोई प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, कोई सीएम बनना चाहता है, बट उसका एक तरीका है। पॉलिटिकल पार्टी बनेगी, इलेक्शन लड़ेगी, 5 साल के बाद इलेक्शन हो गए, परमानेंट तो नहीं रहेगा कोई। तो एक जैसे बोलते हैं ना, जिसको सिस्टम से काम करना, सिस्टमेटिकली वर्क करना। अब हमारे चीफ मिनिस्टर बने भी हिमाचल में, सिस्टम से बाहर बनेंगे वो, नहीं बन सकते। एक तो प्रॉपर किसी पार्टी के मेंबर हो गए, इलेक्शन लड़ेंगे, है ना, फिर अपनी असेंबली में उनको बहुमत हासिल करना पड़ेगा, अपोजिशन को फेस करना पड़ेगा, फिर 5 साल के बाद फिर इलेक्शन होने वाले हैं। वैसे गवर्नर की पोस्ट है, वैसे ही हमारे जज की पोस्ट है। जितना भी सिस्टम चल रहा है, सबका सब रैंडम नहीं चल रहा है। किसके द्वारा चल रहा है, सिस्टम के द्वारा। इसको क्या बोलते हैं हमने, पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है जी। और उस सिस्टम के अंदर रहते हुए पावर को एंजॉय करते हैं। तो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर ही क्या होगी, पावर होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उनकी सारी। समझ गया जी बात। अब वहां से नीचे क्या जाते हैं हम, ग्रास रूट लेवल ऑफ डेमोक्रेसी, पंचायती राज। अब पंचायती राज के नीचे क्या है, ग्राम सभा। हम सब किसके मेंबर है, ग्राम सभा के। शहरों में रहते हैं तो म्यूनसिपैलिटी है। ठीक है जी बात। तो ये हो गया। तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन खुद, दूसरा सिटीजन, तीसरा रखो या सिस्टम, चौथा पंचायत, और आगे लिख लेना नहीं वाला। क्लियर है जी बात। तो अब हमारा जो ड्यूटी बनती है ना, सिलेबस क्यों जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बीच पब्लिक पॉलिसी भी लिखी है, और ये बिना गारंटी चलेगी नहीं आपकी, जितना मर्जी कर लो आप। क्योंकि पब्लिक पॉलिसी क्या होती है, समय के साथ चेंज होती है, राइट। तो जो आप पढ़ते हो ना अखबार, उसकी रेलेवेंसी है, अगर आप समझोगे बात को कि कहाँ पे अपने इसको यूटिलाइज करना है। ठीक है जी। और देखो नेक्स्ट, अब मेंस में टॉपिक डिफाइन कर देना उन्होंने, प्री में नहीं किए हुए, मेंस में किए हुए। देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब इस संविधान की अपनी बात है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, कहीं से ये डेवलप हुआ है, इवॉल्व हुआ है। अगर आपने स्ट्रीम पढ़ा होगा, एक्ट्स पढ़े होंगे बहुत सारे। उसके बाद है कैसे इवॉल्व हुआ है उसका, सैलेंट फीचर्स क्या है इसके,
ये किसी कुछ दे नहीं रहा है, अपनी बात कर रहा है कि मेरे क्या नेचर है, मेरी क्या फीचर है। उसके बाद है सिग्निफिकेंट प्रोविजन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट है अमेंडमेंट प्रोसेस, अमेंडमेंट भी करना पड़ेगा। और इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, सुना आपने बेसिक स्ट्रक्चर? ये मेंस में अगर अब आगे अब जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना तो आपको देखेंगे मेंस में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये क्या निकलेगा अब यहाँ से इन्फ्रेंस कि एक पॉइंट ऐसा भी है जिसमें बार बार क्वेश्चन आ रहा है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने की प्रक्रिया है एक, उस प्रक्रिया के अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट हुए भी है, बट बीच में ये भी लग गया पता कि कितने अमेंडमेंट कर सकते हैं हम। तो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। केस आता है केशवानंद भारती केस, उसने क्लियर बोल दिया कि आप सबके सब अमेंडमेंट नहीं कर सकते, बट कुछ चीज को आपको छोड़ना पड़ेगा। क्या छोड़ना पड़ेगा? दैट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। क्लियर है बात? देखो अमेंडमेंट किया जा सकता है, कहां तक किया जा सकता है ये पता नहीं था। बीच में किसको आना पड़ा? जुडिशरी को। जुडिशरी को डिफाइन करना पड़ा, ये एक लिमिट है इसकी, और जो जहां से आप लिमिट को ब्रीच नहीं कर सकते। और वो लास्ट पॉइंट क्या है? दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर। और बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइंड भी नहीं है, ये भी कौन करता है? टाइम टू टाइम जुडिशरी को डिसाइड करेगी। क्लियर बात? अब उसके बाद आ जाओ देखो सिस्टम में, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट कहाँ काम करती है? सेंटर में। स्टेट कहाँ करता है? स्टेट में। उसके स्ट्रक्चर क्या है? अब हिमाचल में इलेक्शन होने तो किसके लिए इलेक्शन होना है? असेंबली के लिए होना, उसका स्ट्रक्चर बनना है। और ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ यूनियन, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, और स्टेट एग्जीक्यूटिव क्या है, और जुडिशरी क्या है। अब देखो कीवर्ड क्या निकल रहा है आपके यहां से, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। क्या है इसमें? अगर आप ध्यान दोगे ना, किस पे बात की जा रही है सिलेबस में? स्ट्रक्चर पे। जो पेपर बनाने वाला होगा सबसे पहले क्या ध्यान रखेगा वो, क्योंकि क्यों ना मैं इसे क्या पूछ लूं, स्ट्रक्चर। उसके बाद किस पे ध्यान दे रहा है? फंक्शनिंग। दो बातों में हो रही बात सिस्टम के अंदर, क्या? स्ट्रक्चरिंग एंड फंक्शनिंग। अब इनको नोट कर लो आप, इनके बेस पर तैयारी। देखो ना, सेल्फ स्टडी का मतलब यही है। अगर आपको अब देखो एक तरीका तो एक तुम पढ़ते रहो, बतेरा पढ़ा रहा है, यूट्यूब पढ़ा रहा है, पता नहीं कहाँ नहीं पढ़ा रहा है आजकल। बट कंडीशन ये है कि आप खुद कितना दिमाग लगा रहे हो उसके ऊपर। अब उसके बाद है जी फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन एंड स्टेट। अब देखो फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब मैं आपको उस लेवल पे लेके जाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं यूनियन एंड स्टेट की पे नहीं फोकस कर रहा हूं, ये सब फोकस कर रहे हैं। हम किस पे फोकस करेंगे? फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस पे ज्यादा ध्यान दिया हुआ है। उसके बाद है इश्यूज एंड चैलेंजेस, लग रहा है पता? फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इशू एंड चैलेंजेस। ऐसा कोई संस्था नहीं है जिसके आगे चैलेंज नहीं आएगी। भले आप अपनी तरफ से बहुत बेहतर कर रहे हो, बट इधर क्या आ जाएंगे? चैलेंज आनी है ना। परसों मैं ये नोट्स बना रहा हूँ और आप मैं से पूरी क्लास पर आगे क्लास चेंज कर दो। समझ रहे हो क्या बुरा बात? एक मोटिवेशन लेवल भी तो था ना। अगर मैं उसमें इनके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अपने हाथों से लिख रहा हूँ, उसी दिन मैं डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा था, है ना। उसी दिन जनता क्या हो रही है। आप अपने आधे घंटे के लिए क्या कर लोगे? अगर मेरा डीमोटिवेट कर दे छोड़ देता, करते रहो, मैं पढ़ा लूंगा। समझ रहे बात को? तो सिस्टम के अंदर जहां भी आप जाओगे ना, चैलेंजेस साथ खड़ी रहेगी। तो अब किस पे काम करेगा हम? स्ट्रक्चर एंड इसकी इश्यूज एंड चैलेंजेस, इसको अंडरलाइन कर लो। अब जो जो मैं शब्द लिखा रहा हूं ना, उसको अंडरलाइन करते रहो। अब देखो, अब आप हर बारी पूछते हो ना आप कि करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, करंट अफेयर कैसे पढ़ना है। ये करंट अफेयर पढ़ने का तरीका है। अगर कुछ भी इलेक्शन चल रहा है आजकल, तो किस पे बात करोगे आप? उस पे देखो ना क्या इशू चल रहा है और कौन सा इशू चल रहा है, कौन सी चैलेंज चल रही है। अगर मान लो इशू चल रहा है महाराष्ट्र में, बहुत सारे लोगों ने एकदम से रिजाइन कर दिया, एमएलएज ने पार्टी छोड़ दी, दैट इज इशू। किसके ऊपर? एंटी डिफेक्शन के ऊपर। किसके लिए चैलेंज कॉज कर रहा है? किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए, किसी सिस्टम के लिए। उस पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो देखो अब ये हो गया ना। नेक्स्ट है सेलिएंट फीचर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। ये आपके सिलेबस में है, 1950 का एक है और 1951 का एक है। ये देखो रोपा एक्ट।
अब ये रोपा एक्ट है ना, ये लक्ष्मीकांत में नहीं है, ये मैं बता दूं आपको बात। ये क्या है, लक्ष्मीकांत में नहीं है। दिया भी होगा, थोड़ा बहुत दिया होगा, कितना दिया होगा मेरे को नहीं पता। और अब जैसे पॉलिसी अभी नहीं है, अब ये रोपा एक्ट क्या है, अलग से ही है एक सिस्टम। जो भी हमारे देश में इलेक्शन होता है ना, वो किसके अंदर होता है, इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 में लिख लिया, उसका स्ट्रक्चर ही बता दिया। आर्टिकल 324 में इलेक्शन, उसका स्ट्रक्चर, उसकी थोड़ी बहुत फंक्शनिंग। बट इलेक्शन कमीशन जब इलेक्शन करवा रहा होगा ना, तो सारी पावर कैसे लेता है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लेता, वो कैसे लेता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, रोपा से। वहां बताया गया है कि इलेक्शन सिंबल क्या होता है और पॉलिटिकल पार्टी का स्टेटस किसको मिलना चाहिए। क्लियर है बात। तो ये सारा कहाँ बताने की कोशिश की है, रोपा एक्ट के अंदर। तो इसको भी हम यहीं पढ़ेंगे, तो है ना, तो मैं ये कोशिश करूँगी इस बार ही कि आपको इसी सिलेबस के साथ जोड़ के रखें। अब उसके बाद है जी अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, ये भी लिखी हुई है, अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। जैसे आजकल हिमाचल में किसको अपॉइंट किया है, कमीशन के चेयरमैन को। कौन सी पोस्ट है वो, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। और कभी किसको अपॉइंट करेंगे, यूपीएससी के चेयरमैन को करेंगे, है ना। जितनी भी संवैधानिक पोस्ट है वो सारी किसके अंदर आएगी, इसके अंदर। अब उसकी पोस्ट, पावर, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो बार बार शब्द किस पे आ रहा है, अब उठाओ क्वेश्चन पिछले, ये लिखा होगा, पावर, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इन इंडिया, बतेरे सारी क्या बॉडीज, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल है, कोई नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। जैसे इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल आती है और नीति आयोग एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल आती है। समझ गए बात, ये हो गया। इतना सा हमारा क्या है, पॉलिटी। अब इसके अंदर जाके पढ़नी अपनी चीज़ें, अब समझनी है। अब उसके बाद आ जाओगे इस पे गवर्नेंस। अब पॉलिटी गवर्नेंस इकट्ठी है। अब जो गवर्नेंस है वो लक्ष्मीकांत पर पार्ट नहीं है, वो हमको क्या पढ़ने की, बाहर से। अब कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या हो गया, कोई भी इंस्टीट्यूट हो उसकी क्या फ्रेमवर्क है और क्या उसकी फंक्शनिंग है, कोई भी सरकारी इंस्टीट्यूट हो। अब ये ऐसा नहीं है कि फिक्स नहीं है। अब ये बताओ अब होगा क्या, जो इशूअर चैलेंज में रहेगा, लग रहा है बताओ बात को, जो इशूअर, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ह्यूमन राइट कमीशन है, बॉडी भी है। अब हो सकता है कुछ ऐसी एक्टिविटी होगी साल भर कि उसको फंक्शनिंग चैलेंज इशू उसको पूछ लेंगे आपसे। उसके बाद है पॉलिसीज, फिर से फोकस किस पे किया गया है, पॉलिसीज पे। और इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर इन इंडिया। अब डेवलपमेंट एंड इंटरवेंशन इन वेरियस सेक्टर, तो कौन सा पार्ट बन रहा है, सोशल सेक्टर, हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग। समझ रहे बात क्या बोल रहा हूं मैं। तो ये बोल रहा हूं कि सरकार की जो पॉलिसी है इंसान के कौन कौन से सोशल एस्पेक्ट को टच करती है। अब हो सकता है कि एक एजुकेशन पॉलिसी बनी हेल्थ के लिए, एक बनी एजुकेशन के लिए, एक बनी विमेन के लिए। तो ये सारी पॉलिसी कहाँ पड़ेगा हम यहाँ पे, दैट इज पार्ट ऑफ गवर्नेंस। गवर्नमेंट इन एक्शन मोड इज गवर्नेंस। अब सरकार हमने बिठा दी, नई सरकार बनी, उन्होंने तुरंत किसके लिए पॉलिसी लेके आई, हेल्थ के लिए। तो वो हेल्थ के लिए कितनी इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो रही हो, क्या पार्ट बन गई, गवर्नेंस। वही है ना गुड गवर्नेंस। अब उसके बाद है जी, अब आगे जाके क्या बोल दी इन्होंने, गवर्नेंस अपने आप में, गवर्नेंस सरकार का काम, और बीच में क्या है, गवर्नेंस। और गवर्नेंस और सरकार के बीच एक ही रिलेशन है, इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज। इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ, देखो ये गवर्नमेंट है, यहां सिटीजन है, उनका आपस में संबंध क्या है, ये सरकार कुछ कमिटमेंट करती है कि हम आपको कुछ क्या देंगे, सर्विसेज। सरकार क्या देगी हमें, सर्विसेज, दैट इज इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज। उसको लेने देने में जो चल रहा है ना, वही गवर्नेंस है बेसिकली। अब उस गवर्नेंस के फिर हम आगे एस्पेक्ट पढ़ेंगे। अब गवर्नेंस से क्या है, करो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए ना क्या सर्विस मिल रही है, लग रहा है पता क्या बोल रहा हूं। तो ये बात समझो। तो गवर्नेंस को हमें क्या बनाना है, गुड गवर्नेंस। गवर्नेंस कैसी होनी चाहिए, गुड गवर्नेंस। अब हो सकता है कि सरकार कमिटमेंट करे कि हम आपको ये दे रहे हैं,
पर लोगों तक वो मिल ही नहीं रहा है। अब गुड गवर्नेंस को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं कुछ तरीके निकालने पड़ेगा ना, क्या करने पड़ेगा, जैसे ई गवर्नेंस की तरफ जाएंगे, है ना। अब एक चीज क्या है यहाँ पे, सिटीजन चार्टर। अब ये देखो कीवर्ड है सिटीजन चार्टर। अब बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो न्यूज़पेपर में आपको साथ जुड़ी मिलेगी। सिटीजन चार्टर का मतलब क्या हो गया, यहां देखोगे ना आप, देखो यहां क्या बोल रहा हूं मैं आपको, ऐसा समझ लो। अभी फिलहाल ये है हमारी गवर्नमेंट, हमें क्या देती है, किसकी बात करता है, सर्विसेज की। और सर्विसेज कैसी होनी चाहिए, इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज। ये कहाँ लिखा है आपके सिलेबस में शब्द भी। और मिलनी किसको ही है, सिटीजन को, है ना। अब इसके बीच में जो चल रहा है, एक्शन हो रहा है, दैट इज गवर्नेंस। गवर्नेंस कैसी होनी चाहिए, गुड गवर्नेंस। उसके लिए क्या लगेगा, बहुत सारे टूल्स, कुछ भी हो सकता है। ई गवर्नेंस हो गया, और करप्शन फ्री हो गया, और आरटीआई हो गया, ये सारे क्या है, गुड गवर्नेंस को प्रमोट करने वाले। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब क्या है, गुड गवर्नेंस है। अब साथ में क्या बोल दिया, सिटीजन चार्टर। अब सिटीजन चार्टर क्या बोलता है, एक शब्द है सेवा उत्तम। सेवा उत्तम एक मॉडल है, वो बोलता है कि आपको जो सेवा मिल रही है ना, वो कैसी मिलनी चाहिए, इफेक्टिव मिलनी चाहिए। सेवा उत्तम इफेक्टिव होनी चाहिए। अब उस सेवा उत्तम के लिए सिटीजन चार्टर का मतलब ये हुआ कि जो भी आपको सर्विस देने वाला होगा ना, उसका एक डिफाइंड चार्टर होगा। डिफाइंड एक जो बोलते हैं ना, एक जैसे आप किसी भी वेबसाइट में देखोगे आप, तो बाहर उनका एक इस तरह चार्टर बना होता है। अब उस चार्टर में क्या लिखा होगा, दो तीन बातें बड़ी जरूरी है उसमें। सबसे पहले क्या कि जो सर्विसेज मिल रही है उसका स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज। दूसरा स्टैंडर्ड के साथ क्या चाहिए, सर्विसेज इन टाइम बाउंड मैनर, समय के साथ मिले। और तीसरा क्या चाहिए, ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म, कि हो सकता है कि कुछ ग्रीवेंसेस हो, उसको रिड्रेस करे। तो ये कौन बात करता है, सिटीजन चार्टर। तो अगर देखो, एक सरकार आपसे कुछ सर्विस देने की कमिटमेंट करता है, और आपको सर्विसेज मिलनी है, इफेक्टिव भी मिलनी है, बट हमें उसको और ज़्यादा बढ़िया कौन बना रहा है, कौन सी, एक तो क्या होना चाहिए उस सर्विस का स्टैंडर्ड, दूसरा क्या होना चाहिए टाइम बाउंड में, और तीसरा क्या होना चाहिए ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म। ये कौन बोलता है, सिटीजन चार्टर। अब करो कनेक्ट इसको न्यूज़पेपर के साथ, तो और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा आप लोगों के लिए। देखो शब्दों को समझो पहले ही, गवर्नेंस, गवर्नमेंट इन एक्शन मोड, गुड गवर्नेंस, उसको बहुत बेहतर बनाना। और किससे बेहतर बनाएगा हम, सिटीजन चार्टर से। और इफेक्टिव पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी, अगर ये सारी चीजें होगी ना हमारे पास, तो हमें क्या मिलेगा, हमारी जो सर्विसेज है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। क्लियर है ना बात। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप आईजीएमसी ले लो, हॉस्पिटल है, हेल्थ मिनिस्ट्री ऊपर है, हेल्थ मिनिस्ट्री फंड किसको देना है, आईजीएमसी को। आईजीएमसी का ऑर्गेनाइजेशन है। अब वो आईजीएमसी वो क्या चाहती है कि मैं जो सर्विस दे रहा हूँ, हेल्थ सर्विस, वो कैसी होनी चाहिए, गुड होनी चाहिए। बट साथ में क्या लगा दिया, अपना सिटीजन चार्टर। क्या स्टैंडर्ड मिलेगा उसको, किस टाइम के साथ मिलेगी, अगर नहीं मिली तो ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग है, अगर 1100 हेल्पलाइन में आप नंबर करोगे ना काउंट, तो वहां से जब तक आपका इशू रिजॉल्व नहीं होना तब तक वो जाएगा ही नहीं, समझे। अब उसके बाद है, अगर ये सब कुछ हो रहा है ना, दैट मीन्स इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी, कि हमें वो सर्विस कैसी मिल रही है, इफेक्टिवली। तो किसको प्रेज करने हम, गवर्नेंस को, अल्टीमेटली किसको, गवर्नेंस को। और हम क्या फील करेंगे कि हम इस देश के प्रॉपर एक सर्विस लेने वाले सिटीजन है। अब उसके बाद पर ये तो कमिटमेंट हो गई, हमें सर्विस मिल रही है, बट साथ में क्या चाहिए, हमें ट्रांसपेरेंसी भी चाहिए। फिर हमें पता चाहिए ना, तो ट्रांसपेरेंसी सिलेबस में, अगर ट्रांसपेरेंसी है और अगर सर्विस देने में डिले है, तो उसके लिए हु इज अकाउंटेबल, अकाउंटेबिलिटी किसकी है फिर, समझ बात। दो शब्द है, एक है रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक है अकाउंटेबिलिटी। ज्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है समय से पहले, मतलब जैसे आपको पढ़ाना, अगर आज हमने पॉलिटी स्टार्ट करी है,
कल तक क्या मैं लोग, आज तक क्या बोलूँगा मैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और पढ़ा पढ़ा के मैंने ख़त्म कर दिया और क्वेश्चन आपको एक भी समझ नहीं आ रहा है। अगर आप पेपर में जा रहे हो तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन पढ़ना भी नहीं आ रहा है, तो उस टाइम अगर मैंने आपको सर्विस दी है तो अब आप मुझसे पूछोगे, तो उसके लिए क्या होनी चाहिए मेरी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ बट आज मैं अकाउंटेबल थोड़ी नहीं हूँ। पर जब सब कुछ मैं पढ़ा पढ़ा के ख़त्म हो जाऊँगा ना, तब मैं बोलूँगा कि अब मैं अकाउंटेबिलिटी है मेरी, है ना। और यही भी प्रॉब्लम है, ह्यूमन बिहेवियर है, कई बार क्या होता है जज बन जाते हैं। जजमेंटल नेचर यही होती है, अभी कुछ हुआ नहीं है और आपने क्या कर दिया, अभी मांगने लग गया कि बताओ आंसर कैसे लिखते हैं, अभी बता, पैसे दिया है सारे बात को। तो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, बट अंत में क्या आएगा, एथिक्स। ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है जीवन में, एथिक्स इन गवर्नेंस। समझ बात को, देखो ना, मैं अपनी तारीफ तो नहीं करूंगा पर मैं बता रहा हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ आपके लिए क्या है, ये एथिकल है ये। क्योंकि मेरे को क्या था, पढ़ाने पढ़ा लूँ, क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूँ, पॉलिटी आपको बेहतर कोई पढ़ा लेगा, लक्ष्मीकांत खुद ही पढ़ा लेंगे आपको, वो किताब उठाओ, बट उस वहाँ तक उस पॉइंट को टच करना जहाँ ज़रूरत है, वो है असल में इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी का मतलब। और इसी को क्या बोला गया, एम्पावरमेंट, कि बेहतर ये है कि आप क्या कर दो, किसी को एम्पावर कर दो, खुद कर ले काम। समझ रहे बात को। तो अंत में क्या आता है, एथिक्स इन गवर्नेंस, जो कि थोड़ा क्या बहुत लैक करता है। क्लियर है जी बात। तो देखो कितनी पवित्र बातें लिखी हुई है। देखो हमारा संविधान है, ये समझ लो सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है हिंदुस्तान का, है ना। ये भी अपने आप में एक मॉडर्न वो है, गीता है। अगर इसके ऊपर कोई काम करे सही से, बोलते ना कई बार काम करता है, गीता के एक श्लोक के ऊपर काम कर लो, जिंदगी सुधर जाएगी। आप एक पे काम कर लो, इस शब्द पे कर लो बस, अकाउंटेबिलिटी एंड एथिक्स के ऊपर, सब सेट हो जाएगा। किसी को चैरिटी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। अगर एक डॉक्टर बढ़िया से काम करे, इन दो शब्दों को जिंदगी में ले लेना हो, उसका भी भला और इसका भला, सोसाइटी का। उसके बाद है जी, अब आता है रोल किसका, इस सारे को देखने के लिए कौन बिठाया हुआ है, कौन बिठाया हुआ है, डीसी। तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी है उस भाई साहब को कि भाई तूने देखना है ये सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना। तो डीसी का पहले तो सारा रोल थोड़ा जुडिशरी वाला था, अब किस में आ गया ज़्यादातर, एडमिनिस्ट्रेशन में। 2017 में क्वेश्चन आया था, चेंजिंग रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। तो समय के साथ क्या हो रहा है, उसके काम चेंज होते जा रहे हैं। और डिलीवरी सर्विसेज में कुछ भी हो सकता है। अब तो डिजास्टर मैनेजमेंट का बना दिया उसको हेड, है ना। अब डिजास्टर जब आता है ना, बाढ़ आ जाती है, तो कौन आगे आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन आएगा ना। तो वो भी क्या हो गया, किस हिसाब से पार्ट ऑफ गवर्नेंस ही हो गया वो भी। सबसे पहले किसको कौन जाता है, एसटीएम ही जाता है सबसे पहले ही, अगर कुछ भी देखना, कभी भी कहीं आग लगे, कुछ और हो गया। तो एंड में क्या आ गया, अब इसके बाद क्या है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। और देखो क्वेश्चन सीधा इसमें पूछा हुआ है, चेंजिंग रोल ऑफ डिप्टी कमिश्नर। ज्यादा रोल कब चेंज हुआ, जब पंचायती राज सिस्टम आ गया, है ना। पंचायती राज सिस्टम आ गया तो क्या हो गया, और रोल हो गया चेंज। अब अगर देखोगे ना, ये डीसी, ये पार्ट है वैसे पब्लिक एड का, पॉलिटिकल साइंस का भी नहीं है, इसका पार्ट है ये पब एड का। तो गवर्नेंस काफ़ी हद तक इससे मिलती है, पब एड से। हो गया ये। उसके बाद है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन अर्बन एंड रूरल बॉडी, रूरल एरियाज इन इंडिया। अब देखो ऊपर पॉलिटी में क्या पढ़ा हमने, गवर्नेंस, ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी, पंचायती राज। और यहाँ क्या बोल दे उसको, यहाँ बोल दे उसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। एक ही बात हो गया ना। तो उसका मतलब है ये सिलेबस के साथ ओवरलैप करता है। ऐसा बहुत है सिलेबस के अंदर जो एक दूसरे के साथ क्या होता है, मिलता है। समझ गया जी बात। तो देखो, तो ये पूरा पेपर, ये पूरा पार्ट है एक किसका, पॉलिटी एंड। अब बताओ कुछ पूछना है अब इसमें से। अब बेसिक शब्द आपको थोड़े थोड़े मैं बता रहा हूँ साथ में ही क्या होता है। अब नेक्स्ट है, अब देखना क्वेश्चन शायद अभी आपको इतने समझ ना पड़े, पढ़ी नहीं है पॉलिटी, है ना। अब क्वेश्चन कैसे पूछो, देखो पॉलिटी में 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 8 नंबर के आते हैं और 20 के आते हैं। देखो क्या लिखा है, व्हाट डू यू मीन बाय द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब कहाँ पे लिखा हुआ पॉलिटी में है, अमेंडमेंट जो प्रोसीजर है उसी के अंदर क्या है, द कंसेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब आपको ना जिस दिन मैं बेसिक स्ट्रक्चर कराऊंगा,
आप खुद करोगे तो उस दिन आपको अलर्ट रहना पड़ेगा ना कि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है किस पे, अमेंडमेंट पे। अब कोई टॉपिक ऐसे भी है सिलेबस में है बट उन्हें क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछ रहा है, जो बार बार क्वेश्चन आ रहा है ना, तो उसके ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। तो ये थोड़ा स्मार्ट वर्क हो गया। तो यहाँ इस चीज़ से बच्चे हो गया आपको कि सिलेबस को किस पार्ट को एक्स्ट्रा करना है ना। अब देखो, अब डिस्क्राइब द इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। किसके अंदर बात आ रही है? पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझ रहे बात को? किसकी बात? प्रेसिडेंट की। उसके बाद है डिस्कस द इंक्रीजिंग स्कोप ऑफ राइट टू लाइफ इन इंडिया। अब क्या लिखा है इसमें? इंक्रीजिंग स्कोप ऑफ राइट टू लाइफ। पहले क्या पता था? राइट टू लाइफ का देखो 1978 केस आता मेनका गांधी केस। मेनका गांधी केस के बाद एक बात बोली गई, लाइफ विद डिग्निटी। लाइफ विद डिग्निटी। आर्टिकल 21 में क्या लिखा हुआ है? राइट टू लाइफ। सबको जीने का अधिकार है। क्लियर है ना बात? सबको जीने का अधिकार है, बट कैसी जिंदगी? एक डिग्निफाइड लाइफ। अगर मान लो आप लोग यहाँ बैठे हो, है ना, जीने का अधिकार है। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि कुछ ऐसा, या सिगरेट पी रहा हूँ बार बार, तो क्या हो रहा है? कोई ऐसा तो नहीं बोल रहा मैं आपको मार रहा हूँ, बट जो मैं बार बार सिगरेट पी रहा हूँ तो उससे क्या हो रहा है? आप यहाँ पे एक ऐसा माहौल नहीं पा रहे हो कि जो आपके लिए एक डिग्निफाइड हो। तो मेरे गांधी कैसे सीधा चेंज कर दे सिस्टम ही। एक लैंड मार्क जजमेंट ही हो गई, दूसरी कौन सी आएगी फिर आगे जाके? जैसे अभी आप रिसेंटली देखोगे आप, एक पुट्टा स्वामी केस आ गया, उसने बोला लाइफ जरूरी भी है, बट कौन सी लाइफ के साथ? राइट टू प्राइवेसी। समझ गए बात? तो ऐसे ऐसे कर करके हम आंसर को उसको कोई जब, बल्कि मैं उस टाइम एग्जाम देता था मैं ना, तो ये क्वेश्चन 2017 में था, तो मेरे को इस क्वेश्चन लिखने में मैं कहता हूँ 1 मिनट लगाना, क्योंकि ये देखते ही समझ आ गया था कि किसकी बात कर रहा है। 21 की बात करी, मेनका गांधी की बात करी, और बीच में 2-3 केस और लिख लिए, और उसके साथ बात को खत्म। और पूछा भी कितने में? 4 नंबर में। कितने लिख लोगे आप? तो ऐसे में क्या होता है, इनमें आपकी और स्पीड बन जाती है। फिर अगर आप, फिर से बता रहा हूँ, जुड़े रहोगे किसके साथ? सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ग्राम सभा। अब किसकी बात की गई है? ग्राम सभा की, पंचायती राज की। तो 4 नंबर का 3 क्वेश्चन, कितना हो गया? 12 नंबर। 4 नंबर में आ गया ना। उसके बाद है जी 8 नंबर वाले। अब देखो, डिस्क्राइब द बेसिक फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसके ऊपर है? प्रीएम्बल के ऊपर, संविधान के ऊपर ही। मैंने बताया ना 4 पार्ट को बांट लो आप संविधान को। एक कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, है ना, और उसके आगे क्या? सिटीजन, और फिर क्या आएगा? ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी। और उस ग्रास रूट में क्या डाल दिया उन्होंने बीच में? डीएमबी, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है, ठीक है ना। और उसके बाद देखो, व्हाट इज जुडिशियल एक्टिविज्म। अब जो जुडिशियल एक्टिविज्म है बेसिकली ये क्या है? इशू। समझ लो बात क्या हो रहा है? अखबार पढ़ने का भी तरीका है एक। जिस दिन आपको ये बात समझ आ गई ना न्यूज़पेपर पढ़ने की, क्या कि हमने इशू डिस्कस करना है, लगा पता क्या हो रहा है आपको? अगर आप दिन के 1 या 2 इशू को डिस्कस कर लो ना, तो आपका आधा सिलेबस कवर हो जाएगा। क्योंकि देखो, पहले मैं आपको ये बात इसलिए नहीं बता पाता, थोड़ा सा क्लियर करना मुश्किल हो जाता है। अब इशू का मतलब समझ रहे हो आप? अगर बार बारी जुडिशरी के पास हर कोई बंदा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पेल डाल रहा है, और बड़ा मुद्दा बन गया, ये डाले जा रहा है, और कोई इतने बड़े मुद्दे पर डाल दी कि अब जैसे मान लो मैं बताऊं, एक बंदे ने पेल डाल दी कि जो नेशनल हाईवे है उसकी 100 मीटर या 500 मीटर की, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, इतनी दूरी के ऊपर अगर कोई लिकर शॉप होगी तो उससे इंसान की जान भी जा सकती है। समझ लो क्या बोल रहा है बात? सरकार ने बनाया हाईवे के साथ बोला कि खूब वहाँ से बिजनेस इकट्ठा कर लो और बढ़िया से यहाँ रेस्टोरेंट, होटल सब कुछ बनाओ। बट बीच में एक बंदे ने क्या डाल दी? पेल डाल दी कि रात को बहुत सारे एक्सीडेंट होता है, और उन एक्सीडेंट की वजह क्या है? लोग ड्रिंक एंड ड्राइव करता है, और वो इसलिए करता है कि सामने क्या मिलती है? शराब मिलती है। हो गए तो क्या बन गया अपने आप में? ये इशू बन गया ना। कौन सा इशू बन गया? तो इसके साथ में से जो बाहर निकलेगा दैट इज जुडिशियल एक्टिविज्म। अब बीच में कौन आ गया? जुडिशरी। जुडिशरी ने क्या बोल दिया कि इन सभी दुकानों को बंद कर दो। क्लियर? तो ये क्या हो गया? एक इशू। ऐसे इशू चलते रहते हैं, और वो जब कोई ऐसा इशू आता है तो उसके ऊपर रिपीटेडली आते आर्टिकल्स। उन आर्टिकल को समझो और उनको अपने सिलेबस अटैच करो,
एक इशू तैयार करो और आपको एक बार ही मेहनत करनी होती है उसके ऊपर, समझ गया। तो अब न्यूज़पेपर के भी तरीका डिफरेंट है। एक तो फैक्चुअल कि G8 की मीटिंग कहाँ हुई थी, ठीक है ना। दूसरा क्या है, इशू बेस्ड जो नेशनल लेवल पर चलते होता है। तीसरे आगे IR हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गई। तो GS आपके स्ट्रॉन्ग हो गए ना, तो न्यूज़ भी आप ऐसे निकालोगे। एक हो गया सोशल इश्यूज, सोशल इशू जैसे पीछे लिखा था ना किसके ऊपर, पब्लिक सर्विस, हेल्थ के ऊपर, तो क्या बन गया, सोशल इशू। समझ गया ना बात। तो अब एक आप अलग से भी क्या लिखते हो कि हमने एक आदत डालनी है न्यूज़पेपर से क्या पढ़ना है, इश्यूज। और देखो जी, अब है जी जुडिशल, उसके बाद है ऑटोनॉमी ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। किसकी बात कर रहा है, उनको और बढ़िया पावर दे दो। डिस्कस द डेवलपमेंट, देखो ना, डिस्कस द डेवलपमेंट रोल ऑफ द डिप्टी कमिश्नर इन इंडिया। किसके ऊपर बात की है, उसके रोल के ऊपर, फंक्शन के ऊपर, सिलेबस उठाया हुआ है। और ये क्या हो रहा है, रोल ऑफ द डिप्टी कमिश्नर इंडिया, हाउ फार दिस हैज अफेक्टेड द ट्रेडिशनल रोल। जो काम वो बंदा पहले करता था उसको किस हद तक इसने चेंज कर दिया है। अब एग्जांपल के तौर पर डाल दो आप, कोविड आया रिसेंटली और कोविड ने उसका काम और चेंज कर दिया। पंचायती राज आई और चेंज हुआ, तो लेटेस्ट एग्जांपल क्या दोगे आप, कोविड। क्लियर है बात। अब ये भी क्या है, अब कोविड को हम पढ़ते रहे, बट आपकी एप्लीकेशन कहाँ पे है वो मैटर करेगा। क्लियर है ये बात। देखो, व्हाट डू यू मीन बाय गुड गवर्नेंस, फिर से वही बात है, एक्सप्लेन इट्स एसेंशियल एलिमेंट। तो गुड गवर्नेंस के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स क्या चाहिए, आधे सिलेबस में लिखे हुए है ना। समझ, अब आपको दिमाग में रहेगा कि क्वेश्चन किस तरह से बन रहा है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, 1990 से लेकर थ्योरेटिकली इंडियन पॉलिटी हैज बीन मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन। समझो क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं मैं, सिर्फ अभी आप पॉलिटी नहीं पढ़ रहे, अभी आपको एक आइडिया दे रहा हूं मैं पढ़ने का। ये बोल रहा है कि 1990 से थ्योरेटिकली इंडियन पॉलिटी हैज बीन मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन। क्या बनते जा रही है, इंडियन पॉलिटी किस तरफ जा रही है, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन समझते हो ना, बाहर को, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, स्टेट गवर्नमेंट अलग है, पंचायती राज सिस्टम अलग है, और NGO अलग कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी और काम कर रहा है। तो कहाँ को जा रहे हैं हम, तो स्पाइरल कैसे बन रहा है, बाहर को। और नीचे क्या लिख लिया, इकोनॉमिकली सेंट्रलाइजेशन। इकोनॉमिकली क्या हो रहा है हम, सेंट्रलाइजेशन। समझे क्वेश्चन की बात क्या है। पॉलिटिकली क्या हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन। बहुत बढ़िया बात है जी। पंचायती राज दे दिया और ट्राइबल एरिया को पैसा एक्ट दे दिया, है ना। थोड़ी थोड़ी सुनते हो ना पॉलिटी में, करंट अफेयर में क्वेश्चन, पैसा एक्ट क्या होता है, वो दे दिया। और किसी ट्राइबल एरिया को ऑटोनोमस ट्राइबल काउंसिल दे दी, किसी को NGO सिविल सोसाइटी को और अधिकार दे दिए। तो कहीं ना कहीं किधर जा रहे हैं हम, डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ। यहाँ तक हो गया कि बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी है, उनके साथ भी मिलकर काम करते हैं। बट इकोनॉमिकली कैसे हो रहे हैं हम, सेंट्रलाइज। अब सेंट्रलाइज से एक बात बताऊँ, एग्जाम्पल दूँ मैं आपको। जैसे उस दौरान चला था GST में क्या कर दिया, जितने लॉ थे ना, उन सब लॉ को इकट्ठा कर दिया। सुने, लॉ को क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया। अब उस स्टेट के लॉ क्या था, वैट, वो भी किससे मिला दिया, GST में। अब वो उस साल का न्यूज क्या है, GST। तो GST क्या हो गया, किस तरह ले रहा है हिंदुस्तान को, इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन। किसके पास पावर कंसंट्रेट हो रही है, सेंटर के पास। समझ गए बात। फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है किसको कितना जाना है, डिसेंट्रलाइजेशन। अब बीच वाला एग्जांपल छोड़ दो, अगर मैं करंट एग्जांपल दे दूं कि डिपेंडेंसी ऑफ स्टेट ऑन सेंटर ड्यूरिंग पेंडेमिक। कोविड के टाइम सारी की सारी चीजें किसके भरोसे से छूट गई थी। अब स्टेट के पास नहीं था कि उनको, वो तो कोई स्टेट बोले, दिल्ली और कुछ स्टेट लड़ गई थी आपस में कि मैं ऑक्सीजन भेजो जी, ऑक्सीजन कम हो रही है। और सेंटर और स्टेट के बीच में एक तकरार हो गई स्टार्ट, किसको लेकर, फाइनेंस को लेकर। लग रहा है, बता क्या हो रहा हूँ। तो इस बात को हमने जस्टिफाई करना है। अब ये क्या है कि ये क्वेश्चन है ना, जो ये प्योर पॉलिटी नहीं है। इसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा थोड़ा सा। बाहर कहाँ निकलोगे आप, चीज़ों को समझोगे, इशू समझोगे क्या चल रहा है देश के अंदर,
उनके बेस पर आप लिखोगे और अपने लिए बड़ी आसान सी चीज़ें यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे। क्लियर है जी बात। अब एक पेपर मैंने आपको डिस्कस किया ना, अब देखना ना आगे जाके आपको देखेंगे एक चीज़ आपको और नोटिस करने वाली मिलेगी, रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन। देखो व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, पहले पूछा है फिर पूछ लिया अगले साल ही। अगर कई आदमी ऐसा होगा पहले साल भी नहीं किया अगले साल भी नहीं किया, अब बताओ उसको तो नस काटनी चाहिए अपनी उसी दिन। समझो क्या बोलो। तो इसका मतलब क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि नहीं ज्ञान है। और अगर आप देखो, अगर आप इससे बियॉन्ड जाओगे ना, कुछ चीज़ ऐसी है जो यूपीएससी द्वारा क्वेश्चन पूछे हुए हैं। और ये क्वेश्चन बताऊँ मैं आपको, ये क्वेश्चन ये यूपीएससी के पॉलिटिकल साइंस के ऑप्शनल से उठाया है क्वेश्चन, ये सीधा ही। अब इतनी रिसर्च कर लोगे आप, करोगे पेपर आसान हो जाएगी आपकी चीज़ें, बट हम तो नहीं करते। हमें तो क्या करना है, कंपैरिजन करना है, इसके नोट्स बढ़िया है उसके नोट्स बढ़िया है, जीवन चल रहा है, 2 साल निकल गया उसके बाद चलो घर। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि समझो इस बात को, हम पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। मेरा मकसद है कि एम्पावरमेंट, इतने एम्पावर हो जाना, रास्ता देख लो खुद के लिए, है ना। तो ये क्वेश्चन देखो पूछ लिया, आगे देखो मैं यही क्वेश्चन फिर पूछा हुआ है। तो कितनी आसान गेम हो जाती कई बार, अगर कोई समझदार आदमी होगा, है ना। जिस तरह नहीं समझना वो नहीं समझेगा, वो फिर बोलेगा कि बताओ क्या करूं। और देखो आगे क्वेश्चन बेसिक स्ट्रक्चर का, दोबारा से वही क्वेश्चन। उसके बाद है डिस्क्राइब द इमरजेंसी पावर ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट। तो ये उस पर 8 नंबर में देखो फिर से वही क्वेश्चन पूछे हुए, डिस्क्राइब द बेसिक फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो एक क्वेश्चन क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन द फॉर्म बट यूनिटरी इन द स्पिरिट। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये। जब मैं आगे कराऊंगा इस वाले पार्ट को ना, लोग समझने की कोशिश नहीं करते क्या फेडरलिज्म क्या है। तो एक बात पे सोचते कि बस इतना है, समझ लो बस इतना ही है। बट क्वेश्चन कहाँ क्या पूछा हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। अब इसको हम आगे बढ़े, कभी इसको भूल जाओ जरा। क्लियर है जी। ये देखो क्वेश्चन फिर पूछा 20 नंबर का, वही कौन सा, सिंस 1990, 2 साल में लगातार ही लगा पता। अब मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। अब क्या करोगे, जब हम पॉलिटी पढ़ेगा ना, ये रखना अपने साथ। इससे क्या होगा, देखते रहोगे आप कि किधर पढ़ रहे हैं हम। अब जैसे हम फेडरलिज्म स्टार्ट करेंगे तो उसमें देखेंगे क्वेश्चन कहाँ से आए। अब अगर वहाँ भी मेरे को देखने पड़े तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो उसमें क्या करना चाहिए आपको, खुद देख के आओ पहले। अब पढ़ाते पढ़ाते जिस टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ उस पर गौर करो, उस पर हेल्दी क्वेश्चन पूछो कि क्वेश्चन इस तरह से पूछे, हम कैसे इसको फ्रेम कर सकते हैं। ये हो जाएगी क्लास कौन से वाली, डिस्कशन वाली। उसके लिए देखो मेहनत, फिर वही बात बता रहा हूँ मैं आपको, ज़्यादा तरफ आपकी तरफ से नहीं चाहिए, है ना। मैंने तो आपको बता दिया कि ये तरीका चलना होता है, और ये चीज़ हम हर सब्जेक्ट में आगे करने की कोशिश करेंगे भी। एनालाइज द प्रॉब्लम ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन इन इंडिया। क्या दिक्कत चली है सेंटर स्टेट रिलेशन में, है ना, चलती रहती है पंगे। और देखो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किसकी बात करता है, पंचायती राज का। अब ऊपर से देख लो जितने वो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, क्वेश्चन किससे पूछ रहे हैं हमेशा ही, पंचायती राज पे। अब अगर आप कट के निकालेंगे ना, आप कुछ एरिया से निकलेगा आपके पास, अगर आप इसके ऊपर भी थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे, 60% ऐसे एरिया निकलेगा जिसमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 40 से एक बड़ा एरिया हो जाएगा जो जिसमें से क्वेश्चन नहीं ज़्यादातर आ रहे हैं। देखो डिस्क्राइब द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। अब समझ में क्या बात है, क्वेश्चन क्या पूछा, 20 नंबर क्वेश्चन है ये। डिस्क्राइब द इलेक्टोरल रिफॉर्म, लगता क्या क्वेश्चन डायरेक्ट पॉलिटी का, इसमें लक्ष्मीकांत वाले। अब देखो एक बात बताओ, अगर हमको पॉलिटी में रिफॉर्म लाना है कि प्राइवेट फंडिंग होनी चाहिए, पब्लिक फंडिंग होनी चाहिए, और इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन होनी चाहिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स होने चाहिए, है ना, और पोस्टल वोटिंग सिस्टम होना चाहिए। अगर ये सारा सिस्टम होना चाहिए, और पॉलिटिकल पार्टी किस तरह की होनी चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए, लगता है ना कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स क्या होना चाहिए, अगर ये सारी चीज़ें होगी तो ही तो इलेक्टोरल रिफॉर्म आएगा। तो इन रिफॉर्म को कहाँ लाके आ गया बताओ, इसको लाने का कहाँ तरीका है, जो मैंने पढ़ा था अभी, रोपा एक्ट। रोपा एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल
एक्ट 1951, जिसके लिए मैंने बताया था आपको इलेक्शन कमीशन इलेक्शन तो करवाता है, बट कहाँ से किसके साथ कनेक्ट हो जाता है वो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। समझ गए जी बात। तो क्वेश्चन डायरेक्टली थोड़ी से पूछा हुआ है, अगर रिफॉर्म लाने है तो कहाँ लाएगा, हम यहाँ लाएंगे। क्लियर है जी बात। तो अब देखो जी, अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपने खुद देखने हैं। तो मैंने क्या कर दिया है, सारे क्वेश्चन लिख लिए इसके ऊपर जितने पूछे अभी तक। हाँ देखो, व्हाट डू यू मीन बाय सिटीजन चार्टर, इतना सा क्वेश्चन है। अगर शब्दावली को भी सही से समझोगे, अब सिटीजन चार्टर को पढ़ोगे, इतना सा टॉपिक होगा है, बस कर लो तैयार। किसका पार्ट है ये, गवर्नेंस का, है ना। हाँ देखो, डिस्कस द कंपोजिशन एंड फंक्शनिंग। देखो कंपोजिशन क्या होगा, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन किसका, सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट। फिर आप बात है किस पे, लोकल गवर्नमेंट पे, घुमा घुमा के राइट्स पे, लोकल गवर्नमेंट पे खूब क्वेश्चन पूछे जा रहा है ना। देखो क्रिटिकली एग्जामिनेशन में तो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जिस आदमी को इतने क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी बेसिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ के गया ना, वो गया, ठीक है ना। देखो क्रिटिकली एनालाइज द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट में फिर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कभी इमरजेंसी पूछ रहे हैं, कभी किस पे पूछ रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय गुड गवर्नेंस, डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर उस पर क्वेश्चन है ना। चलो जी, अब हम आगे बढ़ो। इसको मैं क्योंकि बीच, अब देखो इसकी पूरा पेपर 2 की एनालिसिस क्या है। जो पूरा पेपर 2 है, पेपर 2 में क्या है, सबसे पहले है जी पॉलिटी एंड गवर्नेंस, पहला चैप्टर, मतलब पहला पार्ट। पेपर 2 की पूरी बात बता रहा हूँ मैं आपको। पॉलिटी एंड गवर्नेंस। दूसरा पार्ट है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस थोड़ा पॉलिटिक गवर्नेंस से जुड़ता है, जैसे मैंने बताया ना, वुमेन, हेल्थ, ये सारा क्या आ गया, सोशल। मतलब सोसाइटी में हम कितना जस्टिस दे रहे हैं। जस्टिस का मतलब क्या हो गया, जब एक आदमी अपने आप को फ्री महसूस करेगा, जब अपने आप को एकदम फ्री महसूस करेगा, दैट इज जस्टिस। फ्री किस चीज़ से, हंगर, पॉवर्टी, डिजीज, ये सारे क्या हो गया, तो ये सारे क्या हो गया, सोशल जस्टिस। तो और तीसरा पार्ट क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन, IR, क्लियर। और चौथा क्या है, हिमाचल। तो पेपर 2 है 200 नंबर का। 200 नंबर में 2017 में पूछी है 84 नंबर की क्या, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। 80 नंबर की 2018 में, 80 नंबर की 2019 में, 80 की इसमें, 21 में क्या करी, थोड़ी गिर गई। क्लियर है बात। तो अगर आपको, तो अभी भी हम क्या मानेंगे, क्योंकि 4 में से 5 में 4 साल क्या है, 80 मार्क्स। तो इसका मतलब आपकी डायरी में एक बात बड़ी क्लियर लिखी होनी चाहिए, पॉलिटी एंड गवर्नेंस की वेटेज पेपर 1 में कितनी है, 200 में से 80 नंबर। करीब करीब कितना परसेंट हो गया, 80% ही हो गया करीब करीब, यही है ना। तो 80% अगर पॉलिटी एंड गवर्नेंस है ना, तो उसके ऊपर आपको ज़्यादा को फोकस होना चाहिए। ठीक है जी। अब आ जाओ सोशल जस्टिस पे। ये करंट है, क्योंकि जो सोशल जस्टिस है ना, ये ओवरलैप करता है पेपर 3 में भी। 2 जगह पढ़ोगे आप इसको, ठीक है ना। तो इसमें देखो 8 नंबर, फिर 16 नंबर, 20 नंबर, 24 नंबर। तो इसका मतलब है इसकी भी क्या हो रही है, वेटेज बढ़ रही है। अब पढ़ोगे आप इसको, तो सोशल जस्टिस पूरी इकोनॉमी नहीं है, ये सोशल जस्टिस 100% क्या है, न्यूज़पेपर, इश्यूज बेस्ड, ठीक है ना। अब वहाँ वाली ऐसी न्यूज़ नहीं बोल रहा हूँ मैं जो हम कभी ढूंढते रहते हैं ना, फैक्चुअल न्यूज़, वो अलग न्यूज़ है ना, वो प्री में काम आती है, बट इतना तो नहीं है, पर फैक्ट आपके पास होने चाहिए यहाँ भी, पर वो कहाँ यूज़ करना है। उसके बाद आ जाओ किस पे, IR पे। अब IR की वेटेज देखो आप, इंटरनेशनल इतना सब सिलेबस दिया हुआ है पार्ट, पर देखो 68, 64, 56 एंड 60। तो 200 में से 60 नंबर क्या है, IR। तो अब आप खुद समझो कि शुरू से कितनी पकड़ होनी चाहिए IR में। और IR को मैं पूरी गारंटी के साथ बोलता हूँ, अगर आप कोई किताब नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, बट आपका क्या स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, करंट। यहाँ पे किसका रोल आ गया फिर से, न्यूज़पेपर, है ना। अब नेक्स्ट क्या है, हिमाचल। 40, 40, 40, 40 फिक्स, और इधर क्या बढ़ा दिया, 64। अब ये कौन सी होगी, HPG के जो पढ़ते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेशन हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री, ये सारा किस में आएगा, तो मेंस में ये वाला पार्ट है। हाँ जी, लगे एक फेयर आइडिया मिल गया ना, वो क्या है,
किस हद तक आपको मेहनत करनी है इसके ऊपर। तो पॉलिटी को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। और पॉलिटी अकेले पॉलिटी नहीं है, पॉलिटी के साथ में क्या है, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस वाला पार्ट। ठीक है जी बात। अब एक सेक्शन ही हो गया आपको जानने के लिए। अब इससे अगले में चलो, अब आ जाओ प्रीलिम्स में। देखो 21 में कॉम आ गया, 7 क्वेश्चन आ गया है, 12 20 में 12 पूछे हुए हैं, 7 पूछे हुए, 6 पूछे हुए, 9 पूछे, 10 पूछे, 10 10 10 10 8 10 8 10 8 10। ये है इसके ऊपर, एचएस के ऊपर है ना। तो देखो पिछले कुछ सालों में 103 क्वेश्चन पूछे हुए, कितने सालों में, 10 से लेकर 21 तक। और ये डाटा मैंने कहीं नहीं पता कहाँ से क्या, बताओ, ये जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक दी गई है ना, उसमें से निकाला डाटा है। ठीक है ना। अब देखो ना, अब यहाँ से आपको एक और पता चल जाएगा कि हमें किस लेवल तक पॉलिटी प्री के लिए पढ़नी है। तो 10 नंबर आप प्री में फिक्स मान लो इसके कि आने है। और इतना मैं बता दूं, 10 में से ना जिसकी अच्छी पकड़ है पॉलिटी में वो 9 नंबर ले लेता है। अगर 9 नंबर आपके इधर ही आ गए ना, तो आगे क्या होगा फिर, यहाँ से आपकी स्मार्ट वर्क स्टार्ट हो जाएगी, कैसे कैलकुलेशन करनी है क्वेश्चन की, है ना, कि किस पे कितना फोकस करना है। और देखो उसके बाद एनटी में देखो कहीं पूछा नहीं है, कहीं पूछा नहीं, बीच में पेपर ही नहीं हो ना, 10 6 8, तो बल्कि एनटी में इसकी कम वेटेज है। 120 क्वेश्चन में क्या है इसकी कम, पॉलिटी कम है। और देखो उसके बाद अगर देखो आप एलाइड में 20 क्वेश्चन पूछे हुए, क्योंकि एलाइड के 20 पेपर ही नहीं हुए। फिर कुछ और पेपर है, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट 5, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 3, तहसील वेलफेयर 10 10 10। तो 100 में से 10 और 12 के इसमें से पूछे हुए है पॉलिटी का से। क्लियर। अब देखो ना, अब अगली जो चीज़ है ना, ये आपको आसानी से भी थोड़ी समझ नहीं आएगी। चलो देखो, यहाँ तक कुछ पूछना है आपने? हाँ जी। देखो आप खुद उससे गो थ्रू हो सकते हो अब, और कब हो गए, जब हम पढ़ भी रहोगे ना, और जब पढ़ के निकलेंगे बाहर। तो अगर आपका ये इसको देख के अगर आपको लग गया ना पता कि हाँ हमारा हो गया है, तो अब आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है ना। तो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी सेट हो जाएगी साथ ही साथ। अब यहाँ पे क्या है, प्रीवियस रिसर्च के ऊपर क्या है, इंपॉर्टेंट थीम्स। अब समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये ना बिल्कुल माइन्यूट लेवल की वो है रिसर्च है। अगर आपने इसको समझ लिया कि क्वेश्चन का एक थीम होता है, किस में से उन्होंने क्वेश्चन पिक किया हुआ है, किस थीम को उठाया हुआ है, किस कीवर्ड को उठाया हुआ है, ये मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं करूँगा, ये आपने घर जाके खुद पढ़ना है ना, साथ साथ पढ़ना है इसको। अब जैसे मैं बताऊँ, देखो थीम कैसे पूछा उन्होंने क्वेश्चन, पार्ट में से पूछे हुए हैं, शेड्यूल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वही वाली बात, प्रीएम्बल, पार्ट, शेड्यूल, आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एंड आर्टिकल्स। जैसे बेसिक स्ट्रक्चर वाला केशवनंद भारती केस वाला क्या है, एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हो गया। और जुडिशरी में से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पिल, पब्लिक इंटरेस्ट, लिटिगेशन, और इंपॉर्टेंट केस जजमेंट, जैसे पुट्टा स्वामी पूछ ली। अब ये कब आती रहती है न्यूज़ में, ये कौन सी जजमेंट कब आई थी, किस केस के लिए आई थी, है ना। जैसे नास फाउंडेशन केस आई थी अभी, इसके लिए आई थी कुछ साल पहले। अब उसके बाद है, अब ये क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको, जब आप अखबार पढ़ोगे ना, जिस दिन आपको ऐसा लगेगा कि कोई बात किसके ऊपर हो रही है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पे हो रही है, और किसी केस के जजमेंट पे हो रही है, और वो जजमेंट किसको अफेक्ट कर रही है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, तो आपको वो पढ़ना है और वो नोट करना है। ठीक है जी बात। और उसके बाद और किस पे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, कमेटी के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटीज, मेजर माइनर, उनके चेयरमैन। जैसे मान लो पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या है, उसका चेयरमैन कौन है ना। पंचायती राज तो बहुत क्वेश्चन पूछे, कमेटी में पूछे हुए हैं, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर। हाँ, अब देखो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इसमें पार्डनिंग पावर, इलेक्टोरल कॉलेज, इसमें तो फिर पूछेंगे। देखो बेसिक स्ट्रक्चर में यहाँ पूछा है क्वेश्चन, ट्रिब्यूनल पे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अब ये जो लिखे हुए नहीं है, जैसे प्रीएम्बल लिखा हुआ है, ट्रिब्यूनल लिखा हुआ है, ये थीम है क्वेश्चन के, जिनके ऊपर क्या बनाते हैं, ये क्वेश्चन बनाते हैं, है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन, तो ये पूरी रिसर्च इसके ऊपर है। और देखिए एक जगह देखो ना, ये भी पूछा हुआ है, लिस्ट ऑफ पीएम एंड डिप्टी पीएम। ये पूछ लिया कि बताओ जी कि कोई पीएम है, मान लो देवेगौड़ा है, कौन सा पीएम है, ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए, है ना।
तो इसमें से निकले हुए क्वेश्चन सारे, है ना। हो गया जी बात। जिस दिन आपने हर टॉपिक के इतना लेवल पे कर देना और ये हो जाएगा आपके लिए, मैं कर रहे हैं इसके ऊपर काम, क्योंकि देखो इनिशिएटिव अगर मैंने खुद ही ले लिया तो अब आगे अगले वाले लोग भी करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके पास ना एक मास्टर की आ जाएगी, आपको वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि 10 किससे पूछे, है ना। बट कई लोग इसको खुद करते हैं, और देखो ना जो होता है ना आइडेंटिटी बंद होता है, वो पढ़ने में कम ध्यान लगाते हैं। पहले क्या करेगा वो, पहले इतना ज़्यादा पोस्टमार्टम कर लेंगे सिलेबस का, उसके बाद चीज़ आसान है ना। और जैसे जैसे देखो हमारी आदत पड़ी होती है कि चल ठीक है कॉलेज में पढ़े हुए चल देख लेंगे कर लेंगे, है ना, वही कैजुअल बिहेवियर। तो इसमें आपको थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा चीज़ों के। अगर वन टाइम मेहनत है, एक बार कर लिया और रास्ता बन गया आपके लिए। अब देखो ना, अब क्या है टेक्निकल इसके सेट्स क्या है अब देखो फिर से उसी बात पर हूँ मैं, जो हम अब करेंगे पेपर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे पढ़ना। अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कॉलोनियल एक्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली पढ़ी थी ना, पढ़ी आपने इसमें, एक्ट्स पढ़े, हिस्ट्री पढ़ी है ना आपने भी, ये सारा हो गया। फीचर्स, प्रियम्बल्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, है ना, अमेंडमेंट, बेसिक स्ट्रक्चर, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। बार बार इन शब्दों को सुनोगे ना, क्वेश्चन में भी देखोगे आप, सिलेबस में सुनोगे, तो आपके अंदर होता है ना इनकलकेट हो जाएगी चीज़ें। अब उसके बाद किस में आएगा हम, अबाउट द गवर्नमेंट, जिसको हमने सिलेबस में क्या लिखा है, गवर्नमेंट सिस्टम, उसकी बात है ये। अब गवर्नमेंट में क्या पढ़ेगा हम, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट। अब देखो प्रेसिडेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है, इमरजेंसी प्रोविजन पूछा हुआ है, पार्लियामेंट्री सिस्टम पूछा हुआ है, सेंटर स्टेट रिलेशन में क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। और सेंटर स्टेट रिलेशन की जो सबसे अहम चीज़ क्या है, वो बेसिक स्ट्रक्चर। इंडिया क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं, फेडरल सिस्टम। इंडिया क्या है, फेडरल भी है और नहीं भी है। बोलने को फेडरल है बट इन स्पिरिट में क्या है, यूनिटरी है। क्लियर है जी बात। तो ये सेंटर स्टेट रिलेशन की बात है। अब इस पे भी हमें इशू ढूंढने पड़ते हैं। इशू कैसे ढूंढते हैं, कई बार जैसे मान लो अभी ऐसा हो गया कि जैसे मान लो दिल्ली में केजरीवाल है, सेंटर में बीजेपी है, किसी मुद्दे पे लड़ रही है आपस में, तो वो क्या बन गया, एक अपने आप में एक इशू बन गया वो। और उस इशू के बेस पर पीछे क्या समझोगे आप, इसकी बात, है ना। देखो सेंटर स्टेट रिलेशन, फेडरल सिस्टम हो गया, यहाँ पे सेंटर स्टेट रिलेशन हो गया, इंटर स्टेट रिलेशन, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट्री कमिटीज। जैसा सेंटर में है वैसे स्टेट में, स्टेट लेजिस्लेचर वहाँ प्रेसिडेंट है, यहाँ गवर्नर है, वहाँ चीफ सीएम है, पीएम है, यहाँ चीफ मिनिस्टर है, यहाँ पे स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। समझ गया जी बात। तो पहले हम ये वाला पढ़ेंगे, इसको पढ़ने के बाद तुरंत ये वाला पढ़ लेंगे, इसमें समय लगेगा, है ना। तो ऐसा स्टेप करने की कोशिश करेंगे। अब अबाउट द गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एंड स्पेशल एरियाज। स्पेशल एरिया क्या, जैसे यूटी के लिए अलग है, 5th शेड्यूल अलग है, 6th शेड्यूल अलग है, वो क्या हो गया सारे। अब उसके बाद है जी अबाउट द जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। ये देखो जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म पे क्वेश्चन आया हुआ है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पे क्वेश्चन आया है। बट ये और ये किसके बेस पर है, इशू के बेस पर, कौन सा इशू किस साल में कितना चल रहा है, ठीक है ना, हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट। उसके बाद अबाउट द बॉडीज, बॉडी कौन कौन, देखो ना हमने पढ़ा ना, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। देखो इलेक्शन कमीशन कौन सी है, कॉन्स्टिट्यूशनल, यूपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अब स्टेट पब्लिक, इसमें क्या बनता है, इसमें क्या अपॉइंटमेंट होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की अपॉइंटमेंट होती है, वो ऊपर सिलेबस में लिखा हुआ है ना। और नेशनल कमीशन फॉर SC/ST, स्पेशल लिंग्विस्टिक ऑफिसर फॉर माइनॉरिटीज, कैग, अटॉर्नी जनरल, ये सारे क्या हो गया, वैसे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। नीति आयोग, है ना, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, है ना, CIC और ये CBC और लोकपाल एंड लोकायुक्त। और देखो जी अब है अबाउट द पॉलिटिकल डायनेमिक्स। अब ये कहाँ पढ़ेगा आप, अलग से ही,
जो पॉलिटिक्स को चेंज करती है, जिसमें क्या है देखो, पॉलिटिकल पार्टीज रिकॉग्निशन स्टेट एंड नेशनल। पॉलिटिकल पार्टी को क्या मिलता है? स्टेटस मिलता है। जैसे अभी केजरीवाल की पार्टी है, पहले क्या थी वो सिर्फ और सिर्फ पहले वो रजिस्टर्ड पार्टी थी, फिर क्या बन गई? स्टेट पार्टी। अगर अच्छा परफॉर्म करेगी तो क्या बनेगी? नेशनल पार्टी। तो वो कहाँ पे उसका मैकेनिज्म है, कैसे बनती है? वो किस में होगा? ROP एक्ट में, है ना। और उसके बाद है इलेक्शन लॉ, कौन से वाला? रोपा एक्ट। अब जहाँ इलेक्शन रिफॉर्म की बात होगी ना, इसमें होगी। अगला क्या है? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। अब देखो इलेक्शन है ना, भी हिमाचल में इलेक्शन हो गया, बहुत सारी चीज़ें आपको न्यूज़ में दिखेगी ऐसी। किस पे बात कर रही होगी? इस पे और इस पे। क्लियर है बात? उसके बाद है जी एंटी डिफेक्शन लॉ। कंसेप्ट भी है, इशू भी है। जैसे अभी महाराष्ट्र में सरकार गिर गई, किस वजह से गिर गई है? एंटी डिफेक्शन लॉ से। अभी बहुत चला हुआ ऐसा वाला, और ये सारी चीज़ें न्यूज़ में रहती है अगर आप देखोगे। उसके बाद है जी मिसलेनियस। अब मिसलेनियस में ना सिटीजनशिप हमने इसलिए रखा है यहाँ पे, क्योंकि वैसे तो लोग उसको शुरू में करते, पर मैं कोशिश करता हूँ उसको एंड में कराऊँ, क्योंकि जब सारा हम समझते हैं ना बात, तब लगता है पता कि सिटीजनशिप में कुछ अपने इशू भी है। जैसे मान लो अगर आपने देखा होगा, और वो सिटीजनशिप रजिस्टर बना था एक, किसके लिए? असम के लिए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल कब बना था? उसमें कुछ चेंजेस आए थे। तो अब देखो, सिटीजनशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ट्रिब्यूनल्स, ऑफिशियल लैंग्वेजेज एंड पब्लिक सर्विसेज, एक पार्टी हो गया। ठीक है जी। तो ये हो गया आपका पूरा सिलेबस। और देखो सोर्सेज, 11th की NCERT एक, 11th की NCERT है कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क फॉर पॉलिटी फाउंडेशन। अगर पढ़नी आपने, बहुत बढ़िया किताब है, पर ऐसा भी नहीं कि पढ़नी है, ऑप्शनल है। दूसरा क्या है? लक्ष्मीकांत फॉर कंसेप्ट क्लैरिटी एंड फैक्चुअल डाटा, काफ़ी है इसके अंदर। और उसके बाद क्या है? करंट अफेयर्स फॉर वैल्यू एडिशन, है ना। लिंक इट विद द स्टैटिक पार्ट। स्टैटिक पार्ट के साथ क्या जोड़ दो आपको? करंट अफेयर्स। ठीक है जी। अब आ जाओ इधर। और देखो ना, अगर लास्ट में देखोगे ना आप आंसर राइटिंग पे, और देखो आंसर राइटिंग में थोड़ी थोड़ी कराता रहूँगा आपसे ना। जैसे शनिवार को होगा तो आंसर राइटिंग कुछ हद तक मैं खुद ही कराऊंगा आपसे, है ना। क्योंकि देखो अब शायद हाई टाइम है, अब आपको सीख लेनी चाहिए आंसर राइटिंग। कुछ चीज़ें पढ़ ली आपने, अब कुछ चीज़ ऐसी है जो करने से ही आएगी आपसे। जितनी मर्जी आप सब्जेक्ट पढ़ लो, बट एक लेवल पे क्या करना पड़ेगा आपको? राइटिंग करनी पड़ेगी, है ना। देखो जी, अब आपको इतना बढ़िया डाटा दे रहा हूँ मैं, इसको बना के 4 मार्क्स का 60 वर्ड में लिखना है आपने। सबको पता नहीं बात तो, बट इसको आप 80 वर्ड तक भी ले जा सकते हो, 100 तक भी ले जा सकते हैं, 100 से ऊपर नहीं ले जाएगा, है ना। 8 मार्क का 120, 150 तक ले जा सकते हो, 160 तक भी ले जा सकते हो, ऐसा लिखा है। और 20 मार्क्स का 400, इसको ले जा सकते हो कितने तक? 500 तक, है ना। क्योंकि देखो ना, जैसे मैं बताऊँ, जब मैं पेपर देता था तो मैं इतना एक्सीड करता था, और हर बारी बढ़िया नंबर आया, है ना। जितना एक सेटिस्फैक्ट्री स्कोर, उससे भी अच्छा आया। तो अपने एक्सपीरियंस पे बना रहा हूँ मैं, आप सारी बात ये, है ना। भले मेरा ऑप्शन बड़ा स्कोर आता था, पर GS में हमेशा सही रहा है। और पेपर 2 में सबसे कम स्कोर आता है, बहुत कम स्कोर आता है पेपर 2 में, है ना। और पेपर 2 में 2017 या 18 में मैं आई थिंक सेकंड टॉपर था मैं इस पेपर का। तो इसमें क्यों कम आते हैं नंबर? इसके अंदर ना थोड़ा सा करंट अलग है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? इसको क्वेश्चन की जो लिखे होते हैं ना, आगे मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ, जो कीवर्ड लिखे होते हैं उनको नहीं समझ पाते जो लोग, जो आता है वैसे लिख लेते हैं। जैसे हिस्ट्री लिखते हैं ना हम, वैसे पॉलिटी नहीं है। देखो पेपर 1 और पेपर 3 में जो पूछा वैसा लिखा जा सकता है। अब महात्मा गांधी की नॉन कोऑपरेशन में डायरेक्ट पूछ ली, मान लो लिखोगे आप, पर पॉलिटी में थोड़ा सा भी इधर उधर है तो वो सिस्टम अलग हो जाता है ना। शब्दों की बहुत बड़ी वो है ना गेम है इसके अंदर। तो अब देखो, तो 20 नंबर का क्या हो गया? 400 वर्ड, तो आप 500 तक लिख सकते हो। देखो आप खुद देखो कैलकुलेशन करके, 900 शब्द लिखने हैं आपने 60 नंबर के, 1200 लिखना कितने? 8, और कितने लिखना है? 1200 किसके लिखना है? अब आप एक बात बताओ, तो इसका मतलब है इसके लिए और इसके लिए बराबर टाइम चाहिए। फिर अगर 1200 शब्द लिखना है
पर होता उल्टा है। एंड में देखना जब आप आंसर राइटिंग करोगे, इसके लिए बचते हैं कितने, 20 मिनट। इसमें लगा चुका होता है इंसान 1.5 घंटा। और कोई तो और भी खतरनाक होते हैं, वो 1.5 घंटे इसमें लगा लेते हैं। लग रहा है पता क्या हो रहा है। देखो ना, एंड में जब इंसान सिलेक्शन के नज़दीक पहुंचता है ना, तो ये कैलकुलेशन तब होती है। क्योंकि देखो जैसे जब मैं भी पेपर देता था ना, जहाँ कमी रहती थी, तो कमी कहाँ से उतारोगे आप? पढ़ तो लिया आपने, आता भी आपको, तो आप कहाँ पे अपने आप को करेक्ट करोगे? सवाल ये बनता है फिर बाद में तो, कि अब करेक्शन इस लेवल में जाके मुझे करेक्ट करना पड़ेगा अपने आप को। हो सकता है कि मैं इसके लिए कम समय दे रहा हूँ, इसके लिए बहुत ज़्यादा, इसके लिए बहुत ज़्यादा दे रहा हूँ। और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से ही आएगी। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पढ़ के नहीं आएगी चीज़। तभी मैं बार बार आपको क्या बताना चाहता हूँ, शुरू में नहीं बताया, तभी भी बता रहा हूँ, पढ़ाई अलग एस्पेक्ट है एक, और उस चीज़ के लिए अपने आप को तैयार करना अलग चीज़ है। सब पढ़ रहे हैं, बता रहा हूँ, बहुत बड़ा धंधा पढ़ रही है ना, बहुत बड़ा धंधा है, बिजनेस भी है। कितने लाखों की इकॉनमी चल रही है इसके ऊपर, दिल्ली में चल रही है, चंडीगढ़ में चल रही है, सब जगह चल रही है। बट आप लोग निकलते किस कितने सिलेक्टेड लोग निकलते हैं ना, पर वो निकलता है जो इस लेवल तक पहुंच जाता है। किताबें सबके लिए बराबर है। ऐसा कौन सा इंसान होगा जिसने टॉप भी किया होगा ना, बोलेगा लक्ष्मीकांत ना पढ़ो? कोई बोलेगा साहब को? कोई नहीं बोलेगा, है ना। बात इधर वाली है। तो अब आपको करना पड़ेगा इसके ऊपर काम। वो तब करोगे ना, पहले आप 4 का लिखोगे सीखना, फिर 8 का, फिर 20 का, फिर पूरा पेपर लिखना सीखोगे। फिर आपको एक कमी पता क्या, कि अब मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, अब किसको मैं कैसे बता दूँ। ऐसा कोई मेरा आके खड़ा हो जाए, बोले कि फिर मुझे बताओ आंसर राइटिंग करनी है, कैसे कैसे करनी चाहिए। लगता है आपको जेन्युइन आंसर है वो, इसका गोलमोल आंसर है। जब तक आपके पेपर रिजेक्ट करता हूँ मैं, तब तक आंसर नहीं आएगा। समझ ना बात? तो बोलना पड़ता है बीच में से। अब यही कर लो। और देखो कितने शब्द आ गए हैं, 333 शब्द। यहाँ तक बता रहा हूँ मैं आपको, 1 घंटे में कितने लिखना पड़ेगा आपको, और 18 शब्द कितने में, 1 मिनट में। सारी बात क्या हो रहा है। अब लिखो जरा 18 शब्द। या तो लिखनी है, गाली तो लिख लोगे, किसी को बातें लिखनी है। अब सोच के लिखना पड़े, टू द पॉइंट, कीवर्ड के साथ, और जो आपने पढ़ा हुआ है उसको डिलीवरी करना है। एट द एंड तो डिलीवरी जरूरी है ना। पढ़ तो आपने बहुत लिया और डिलीवरी नहीं हो रही है आपकी। वो तो ऐसी आर्मी की ट्रेनिंग होगी ना आपकी, गोली चलाने का टाइम पता ही चले कि इससे गोली चलाने जैसे मारना है ना। तो अब देखो जी, अब दिमाग में रखो ये बात, 18 वर्ड 18 मिनट में, और 18 दिन में हुई थी महाभारत। तो आपकी महाभारत अब स्टार्ट होती है। देखो जी, नोट में क्या लिखा हुआ है, कमीशन इंस्ट्रक्शन लिखी है जी, फेलियर टू एडहेयर टू वर्ड लिमिट मे बी पेनलाइज्ड। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो ना, लास्ट इंस्ट्रक्शन, सबसे लास्ट इंस्ट्रक्शन क्या लिखी है, ये वाली, पर फिर भी करना पड़ता है एक्सीड। अब 60 शब्द तो मुश्किल है ना, लिख ही नहीं पाओगे। 60 शब्द कितने होते हैं? कुछ भी नहीं होते। तो हमें 80 तो ले जाने पड़ते हैं। तो चलो वहाँ तक उन्होंने छोड़ा हुआ स्कोप कि आप कर सकते हैं। हाँ जी, क्लियर है जी बात। तो ये पूरी, अब देखो ना एक चीज़ और है, लास्ट चीज़ आपके साथ ये इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करोगे, जिन्होंने करनी है उनके लिए तो बहुत वरदान है। जिन्होंने प्रवचन सुन लिए उनके लिए अगले प्रवचन फिर आएंगे तब तक वेट कर लो, है ना। तो अब देखो जी, अब इसको बोलते हैं 10 वर्ड्स डिस्क्रिप्शन, कि क्या पूछा हुआ है। ये नहीं कि जो आपको आता है, सवाल ये है पूछा क्या है। अब इन और भी किसी है बतेरे सारे हैं, तो बट इसमें देखो पहले एनालाइज, ध्यान सुनिएगा। मैं यू हैव टू एग्जामिन मैथडिकली द स्ट्रक्चरिंग नेचर ऑफ टॉपिक। किसी चीज़ को आपने एनालाइज करना है, उसकी जो बनी हुई स्ट्रक्चर है, उसकी नेचर है, उस पर बात करनी है। बनी हुई स्ट्रक्चर एंड नेचर। अब मैं बोलूँगी एनालाइज द फंक्शन ऑफ प्रेजेंट। प्रेजेंट की पावर को आप चेंज करोगे? नहीं कर सकते। क्या करोगे आप?
उसकी जो पावर है उसको ही एनालाइज करोगे, दैट इज ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड। अब वो गलत भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है, जरूरत सब तो ठीक नहीं हो सकता। तो उस पॉइंट में क्या करोगे आप? अब इसमें ये नहीं पूछ रहे कि आप, कई लोग क्या करेंगे इस पे प्रेसिडेंट की पावर लिख लेंगे, लग रहा है पता क्या प्रॉब्लम है। यही नंबर याद जनता के पूछा हुआ है क्या, उसकी पावर को एनालाइज करना है और हम क्या लिखेंगे, प्रेसिडेंट की पावर। तो एनालाइज में क्या हो गया, तो सबसे पहले तो उसकी पावर लिखने से पहले क्या करोगे आप बात, कि जो भी वो अपनी पावर यूज करेगा किसके कहने पर करेगा, रिटर्न एडवाइस ऑफ कैबिनेट। अब लग रहा है पता उल्टा हो रहा है क्वेश्चन, एक तो सिंपली पावर, अब जनता क्या करती है, सिंपल पावर में आ जाती है, ये पावर ये पावर ये पावर ये पावर। वो तो क्वेश्चन क्या होना चाहिए फिर, राइट द पावर ऑफ प्रेसिडेंट। फर्क आ गया ना, एनालाइज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड राइट द पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो देखो जी, तो पूरे मेथड के साथ उसकी स्ट्रक्चर उसको करना है, और उसके बाद है जी सेपरेटिंग इट इनटू कंपोनेंट्स। क्या कर लो आप, उसके कंपोनेंट में बांट लो उसकी पावर को। फिर प्रेसिडेंट की कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, कुछ लेजिस्लेटिव पावर है, कुछ उसकी अपॉइंटमेंट वाली पावर है। उनको किया प्रेजेंट देम एज ए होल एज अ समरी। हम बाद में फोकस इस पे करते हैं कंक्लूजन। बाद में क्या करोगे आप, उसको किस में लिखोगे नीचे, कंक्लूजन में, कि एंड में क्या लगा आपको, कि ठीक लगे इसकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अगर मैं बोलूँ आप इधर आओ, इस कमरे की जो मेरी सेटिंग है इसकी एनालाइज करो, करोगे, सारी चीज़ें बढ़िया नहीं निकलेगी, बट एंड में क्या दोगे, एक बड़ा हेल्दी कंक्लूजन, भैया ये चीज़ें बढ़िया है, एक आधी चीज़ ये कर दो तो और बेहतर हो जाएगा। आंसर खत्म, क्लियर है बात। तो फर्क है ना सीधा लिखने में। और अब उसके बाद है जी क्रिटिकली, या आगे लिखोगे पीछे लिखोगा, इसमें वन नीड टू लुक एट द गुड एंड बैड पार्ट ऑफ टॉपिक एंड गिव अ फेयर जजमेंट। क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब क्रिटिसिज्म नहीं है। क्रिटिकली एनालिसिस अगर आपने भी अपना करवाना होगा ना, जो आपका सबसे बढ़िया दोस्त हो वही कर सकता है ना। और एक होता है कि उसको करने क्रिटिसाइज है, उससे भी नहीं करवा सकते हम। और एक होता है ऐसा जिसने करनी आपकी तारीफ है, उससे भी नहीं कर सकते। तो कौन करेगा, जो आपका असली होगा। कई बार देखना मदर कर जैसा काम, सबसे ज़्यादा क्रिटिकल एनालिसिस है ना, वो दोनों बात कर देती है, और एंड में क्या करेगी, बढ़िया कंक्लूजन भी दे देगी, बेटा मीठा खा के जा, समझ बात। तो ये क्या हो गई, क्रिटिकल एनालिसिस दोनों का। और बाद में आपकी जजमेंट कैसे होनी, बड़ी फियर, उसमें कोई चापलूसी नहीं होनी चाहिए, है ना, दिखावा नहीं होना चाहिए। उसका बाद डिस्कस। डिस्कस में क्या होगा, देखो डिस्कशन भी दो तरह की होती है। एक डिस्कशन में मतलब ये क्लास आपको कैसी लगी डिस्कस करो, डिस्कशन के बाद क्या करोगे, नीचे कंक्लूजन। तो डिस्कशन में भी ऐसे सेम, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव और एंड में कंक्लूजन। एक होती है टीवी वालों की डिस्कशन, जैसे अर्नब गोस्वामी की है, ये क्लास तो थी बेकार, डिस्कस करो। यहां क्या कर दिया, कंक्लूजन पहले दे दिया, क्लास कैसी थी, बेकार। अब वो डिस्कस, ये भी एक प्रोवोक करने का तरीका है ना, बोल दिया मैंने बेकार, तुरंत क्या हो गया, दो पार्ट बन गए, एक बोलता है बढ़िया, एक बोलता है बेकार, और लड़ाने का सबसे बढ़िया तरीका। इसी तरह से डिबेट होती है टीवी पे ऐसे वाली, क्यों होती है वो, क्योंकि वो डिस्कशन में बिठाते हो, कराते डिस्कशन है वो, बट क्या करते हो, कंक्लूजन पहले फेंक देते हैं, ताकि क्या हो जाए, जल्दी जल्दी दो खतरनाक शेर खड़े हो जाए। एक उनके साथ खड़े होता है बख्शी जी, सुनिए आपने डिस्कशन, और फिर बताओ जी बख्शी जी, आप बताओ, आप लड़ो। तो ये क्या हो गई, क्रिटिकल एनालिसिस। क्लियर है जी बात। तो अगर कुछ डाउट होगा तो पूछते रहना। अब देखो जी, एक हो गया एक्सप्लेन। एक्सप्लेन में क्या हो गया, क्लैरिफाई द टॉपिक का गिविंग डिटेल अकॉर्डिंग टू एज। और क्या है, इट अकर्ड और व्हाट। देखो जब हम किसी बात की एक्सप्लेन करते हैं ना, जब किसी बात की एक्सप्लेनेशन मांगी जाती है तो क्या बोलोगे आप, यहां सबसे बेस्ट तरीका क्या है, किसी डाटा, किसी सिचुएशन और किसी के अकॉर्डिंगली बोल दो। जैसे आपको बोलेंगे कि भाई जब इस बंदे ने चोरी की तो तूने थप्पड़ क्यों नहीं मारा इसको, बता, एक्सप्लेन कर।
तो क्या करोगे आप, क्या बोलोगे? अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। समझ रहे हो क्या बताओ? देखो ना, बेसिक समझो चीज़ क्या बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जहाँ एक्सप्लेन करने की बात होगी ना, क्या बोलोगे आप? सबसे पहले क्या बताया मैंने, किसी को कोट करोगे आप, अकॉर्डिंग टू गांधी जी। चोरी करेगा, चोर से घृणा ना करो, चोरी से करो। थप्पड़ ना मारो, उसको समझाओ, बिठाओ, चाय पिलाओ। दूसरा क्या होगा? अकॉर्डिंग टू पिछले साल थप्पड़ मारी थी और बाहर जाके मेरे को 4 मारे। ये क्या है? डाटा। समझ रहे बात को? क्या बोल रहे हो आप? एक्सप्लेनेशन दे रहे हो भाई मैंने ऐसा क्यों किया। अब आपसे पूछा गया कि भाई हिमाचल गवर्नमेंट हैज पास दिस लॉ या फॉर द बेटरमेंट ऑफ एजुकेशन। क्लियर है बात? लॉ किसके लिए आया है? एजुकेशन के लिए। अब क्या लिखोगे आप? कुछ ना कुछ तो लिखोगे। अकॉर्डिंग टू कोई रिपोर्ट है, प्रथम रिपोर्ट, इस साल हिमाचल में लोगों का एजुकेशन स्तर इतना था। अब आप क्या करोगे? आप फिर उसको तोड़ोगे, फिर उसको अब आप एक्सप्लेन करोगे बातों को। क्लियर है जी बात? तो एक्सप्लेन में क्या कर रहे हैं हम? एक तो अकॉर्डिंग टू एज हो सकता है, और क्या हो सकता है? व्हाट इन द पर्टिकुलर कंटेक्स्ट। और क्या बोलोगे आप? इस किसी के कंटेक्स्ट से बोलोगे, वो भी एक्सप्लेन करने का तरीका सही है। कंटेक्स्ट क्या होती है? हमेशा छुपी हुई चीज, छुपी हुई चीज जो नहीं दिखती। आप लेट आए तो आपके पीछे कुछ तो कुछ छुपा होगा, क्यों लेट आए, मतलब आप जो कर रहे हो किसी कंटेक्स्ट में कर रहे हो आप। गवर्नमेंट कोई लॉ बना रही है, किसी कंटेक्स्ट में कर रही है ना। कल मोदी जी ने चीते छोड़ दिए जंगल में, ठीक है ना। अब उसके पीछे क्या कंटेक्स्ट होगी वो समझनी पड़ेगी आपको बात। अगर मैं बताऊं, ये बताओ जी, एक्सप्लेन करो क्यों, तो क्या करोगे आप? अब यहाँ पे ना कोटेशन है आपके पास, ना डाटा है, तो क्या हो सकती है? इन कंटेक्स्ट ऑफ, क्यों? इसके पीछे कोई छुपा हुआ मीनिंग है। क्या है? हमारा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के लिए क्या चाहिए? मेरी कॉलेज को चलाने के लिए क्या चाहिए? मेरे पास सब कुछ चाहिए। समझ रहे हो बात क्या बोल रहा हूँ मैं? तो वो ये क्या हो गया? कंटेक्स्ट हो गया इसकी, कि हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ एक हिडन मीनिंग होता है, उसको बाहर कर दो। उसके बेस पर क्या करोगे आप? एक्सप्लेन कर। अब पूरे इकोसिस्टम में लिख लो आप, पूरा आंसर लिख लोगे आप इसका। क्यों ना क्यों क्यों मोदी जी ने, देखे ना आपने न्यूज़, कहाँ से लाए हो चीते? नवी बेस है ना। तो ये क्या बन गई? तो एक्सप्लेन वाला। तो अब देखो, उसके बाद है एलुसिडेट, ये सेम होता है। कौन से वाला? एक्सप्लेन वाला। उसके बाद है जी एग्जामिन। एग्जामिन में क्या है? वी मस्ट लुक इनटू द टॉपिक, कंटेंट ऑफ वर्ड इन डिटेल, इंस्पेक्ट इट and investigate it and establish the key facts issues related to the topics. Question: well, we are doing so, we should explain why these fact issues are important and their implication. एग्जामिन में क्या करते हैं हम? कुछ भी बात है, और देखो जैसे मान लो ये बोल दिया कि कंडीशन ऑफ वुमेन इज नॉट गुड, एग्जामिन। अब किसको एग्जामिन करोगे आप? कुछ ना कुछ आपको क्या लाना पड़ेगा? डाटा बताना पड़ेगा। इतने % वुमेन पढ़ी लिखी है, इतने % हेल्थ है, इतना बड़ा ये है, इतना बड़ा हुआ है। तो ज़्यादातर एग्जामिन किसके ऊपर होता है? किसी कंटेक्स्ट के ऊपर, किसी डाटा के ऊपर, किसी फैक्ट के ऊपर, और उनको क्या करना? सामने लेकर आना, उनको एक एक करके, है ना, और उनको बताते रहना। और बाद में क्या लिखोगे आप? हमेशा एक हेल्दी कंक्लूजन। तो किसी भी चीज़ को देखना आपने, एग्जामिन के लिए क्या होनी चाहिए? थोड़ी सी आपकी नज़रें एग्जामिन करने वाली होनी चाहिए, है ना। एक डाटा किसी को दे दो, वो कुछ और बोले, कुछ और बोलेगा। क्लियर है बात? तो ये एग्जामिन हो गया। उसके बाद इस कमेंट, वी हैव टू एक्सप्रेस आवर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। किसके ऊपर? किसी भी मुद्दे के ऊपर अपनी नॉलेज और अपनी अंडरस्टैंडिंग। अब द इशू और फॉर्म एन ओवरऑल ओपिनियन। अब हमने क्या करना है? कमेंट करना है। जैसे मैंने बता दिया कि देयर इज इनफ फॉर नीड बट नॉट फॉर ग्रीड। ऐसे कुछ कोटेशन है, किसकी है? महात्मा गांधी। इनफ फॉर नीड नॉट फॉर ग्रीड। पीछे क्या लिखा होगा? कमेंट। अब इसके बेस पर आपको क्या नॉलेज है इसके बारे में, उसके बारे में बता दो आप, है ना। और बाद में क्या लिखोगे आप? एक कंक्लूजन। समझ गया जी बात? उसके बाद है इलैबोरेट। इलैबोरेट का मतलब सिंपल सी बात है, क्या? डिस्कस समथिंग मोर। इस बात को इलैबोरेट करो जी, है ना। अब इलैबोरेट कैसे? मैंने बोल दिया कि इंडियन प्रेसिडेंट इज
जस्ट ए रबर स्टैम्प, इलाबोरेट। रबर स्टैम्प समझते हो ना, कि जिसकी पावर कम है उसके नाम से सारी पावर कौन यूज करता है? प्राइम मिनिस्टर। तो आर प्रेसिडेंट इज सिंपली आ रबर स्टैम्प, इलाबोरेट। अब और ज्यादा देखो, इतना तो मैंने बोल ही दिया, क्या बोल दिया कि वो रबर स्टैम्प है। इससे आगे आप बताओ कैसे? तो क्या करना पड़ेगा आपको? उसकी पूरी पावर बतानी पड़ेगी, पर एंड में क्या लिखोगे आपको? कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप थोड़ा ऐसा तो नहीं बोलोगे कि हाँ जी वो रबर स्टैम्प ही है, तो आप थोड़ा ठीक करने की कोशिश करोगे इसको। ये क्या हो गया? इलाबोरेट। तो जो बात आपको बताई गई है उसको थोड़ा आगे और बढ़ा के बनाओ। उसके बाद है जी इवेल्युएट। यू हैव टू पास अ साउंड जजमेंट। जहां पे आपको इवेल्युएशन बनना ना, जैसे मान लो आपने मेरे को पेपर चेक करने दिया, क्या मैं इवेल्युएट करूंगा और एंड में क्या लिखूंगा आपके लिए? कुछ कमेंट लिखूंगा मैं, और जो कमेंट मैं लिख रहा हूं ना वो मेरी जजमेंट है। अगर वो जजमेंट मैंने गलत दे दी ना तो आपको तो साल भी खराब हो सकता है। अगर आप बहुत बढ़िया आंसर लिखते हो और मैंने पता नहीं किस बेस पर जजमेंट कर ली, मैंने बोल दिया कि योर कंक्लूजन इज नॉट गुड। आपने इतनी मेहनत करके सीखा हो और मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लिया और कंक्लूजन कुछ दूसरे तरह लिखने लग गया, तो गड़बड़ भी हो सकती है ना। तो जो बंदा किसी भी चीज़ को इवेल्युएट करने वाला होगा ना, वो उसको बड़ा अच्छा ज्ञान होना चाहिए, उसको आपको खुद को पता होना चाहिए, तो ही वो आप क्या इवेल्यूशन करेगा। समझ रहे हो बात को? अब एक बात बताओ, जिस इंसान ने मान लो कभी नहीं लिखोगा आंसर, उसने टेस्ट सीरीज भी नहीं की, मेंस तो लिखा ही नहीं उसने कभी टेस्ट सीरीज भी नहीं लिखी खुद, तो कैसे बोलोगे आप वो आपका पेपर इवेल्युएट कर लेगा? नहीं कर पाएगा ना। और आप उससे कर भी लिया, पीछे कमेंट लिख भी लिए, तो वो कमेंट क्या है? उसकी जजमेंट। तो कौन बंदा आपके फ्यूचर को डिसाइड कर रहा है? तो यहाँ पे आपकी कौन सी क्वालिटी देखी जा रही है कि आप कि कितना फेयरली किसी चीज़ को क्या कर सकते हैं? इवेल्युएट कर सकते हैं। समझ गए ये बात? कितने फेयरली आप क्या कर सकते हैं? इवेल्युएट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, है ना। जैसे मान लो क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, हिमाचल प्रदेश में भी इलेक्शन होने वाले हैं, तो वहाँ लिख लिया कि हिमाचल में अंदर क्या है? 2 पार्टी सिस्टम, है ना। और 2 पार्टी सिस्टम है और 3rd पार्टी इमर्जी नहीं हुई, इवेल्युएट। अब आप इसके बेस पर अपनी जजमेंट दोगे ना कि क्यों नहीं हुई। कोई फिक्स आंसर तो नहीं है इसका, जैसे ज्योग्राफी में होगा कि कोई लॉ है, इस बार मॉनसून नहीं आया, तो उसमें तो पता है कि मॉनसून क्यों नहीं आया, कि एल नीनो था, मान लो कुछ ऐसा था। अब हिमाचल में 2 ही पार्टी क्यों रही, इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है। इसमें आपको अपने नॉलेज के ऊपर क्या दोगे? आप एक जजमेंट दोगे, ऐसा कुछ होगा। समझ गया ना बात? तो उसके लिए क्या होना चाहिए? होना चाहिए वो ज्ञान। तो ये क्या हो गया? और जस्टिफाई इसी का रूप है। अब जस्टिफाई पता क्या होता है? जस्टिफिकेशन मतलब क्या होता है? जो आप बात बोल रहे हो ना वो किस हद तक सच है, उसको कैसे जस्टिफाई करोगे आप। वैसे जस्टिफाई का सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है केस स्टडी। वैसे स्टेट में लिखता नहीं इतना, यूपीएससी में क्या चलती है इस चीज़ के लिए? ज़्यादातर केस स्टडी। क्लियर है ये बात? अगर मान लो क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया कि जो गांव के मतलब स्कूल के पढ़े हुए लोग हैं, उस हिंदी मीडियम से पढ़े हुए लोग हैं, है ना, और जो विलेज से पढ़े हुए हिंदी मीडियम से पढ़े हुए जो स्टूडेंट है, दे कुड बी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। जस्टिफाई। समझ आए बात? अब इसमें क्या ढूंढोगे आप? कोई बढ़िया सा फैक्ट, कोई बढ़िया सा एग्जाम्पल और कोई बढ़िया सा केस स्टडी। तो उसके बेस पर क्या होगा? आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। तो अब एक बात समझना आपने, जितनी मैंने वही डिस्कशन किया ना, उसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि आपको बहुत सारे केसेस में क्या निकालना है? कुछ एग्जाम्पल, कुछ केस स्टडी, और तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। तो आंसर लिखते हुए ना इस बात का ध्यान देते हैं और जनता इस बात का ध्यान नहीं देती होती, और इस तरह से क्वेश्चन नंबर कम आ जाता है फिर, क्योंकि क्वेश्चन की कुछ डिमांड है ना, ऐसे तो नहीं लिखे हुए शब्द ये। तो अगर देखो फिर से अगर हम इसको पूरा रिपीट करें तो देखो अब देखो, ये भी मैं बता रहा हूँ बात, ये चीज़ ऐसी है ना, पढ़ने वाली है ही नहीं है, ये है करने वाली। अब मैं बता रहा हूँ एनालाइज। तो एनालाइज में क्या करोगे आप? उस सिस्टम का स्ट्रक्चर देखोगे, है ना, और उसको सेपरेट करके फिर जाके क्या करोगे? उसका कंक्लूजन दोगे। तो किसी चीज़ का एनालिसिस करना, एनालाइज करना। देखो ये एनालाइज है और ये क्या है? इवेल्युएट है। एनालाइज में क्या मांगा जा रहा है आपसे?
कंक्लूजन। और इवैल्यूएशन में क्या मांग रही है आपसे? जजमेंट। समझ गया जी बात? एनालाइज में तो सीधे बात है ना कि भाई एनालाइज करो जी, देखो क्या है। अब जैसे आपने अपना कमरा सजाया तो किसी को भी लेके आ सकते हैं आप, दिखा दो जी, वो एनालाइज करेगा। बट जिससे क्या करना है, इवैल्यूएट करवाना है ना, वो कौन होना चाहिए? वैसे एक्सपर्ट आदमी होना चाहिए। वो क्या देगा फिर? जजमेंट। वो अच्छा आर्किटेक्ट होना चाहिए फिर तो। इसको भी देखो। जस्टिफाई, उसका ही क्या करोगे आप? कोई एग्जांपल या कोई केस स्टडी दोगे? और देखो जी, अब क्रिटिकली इसमें क्या, नीड टू लुक एट द गुड एंड बैड पार्ट ऑफ द टॉपिक एंड गिव अ फेयर जजमेंट। इसमें गलत और सही देखना है। डिस्कस में क्या बताया मैंने आपको? डिटेल डिस्कस करनी है दोनों हिसाब से। एक्सप्लेन में मैंने बताया आपको, एक्सप्लेन करने के लिए क्या आपके पास या तो चाहिए कोई डाटा अकॉर्डिंग टू, और या क्या देखोगे आप उसके पीछे? छुपी हुई कंटेक्स्ट, छुपा हुआ मीनिंग जिसको बोलते हैं। एलुसिडेट सेम, एग्जामिन, वी मस्ट लुक इनटू द टॉपिक, कंटेंट वर्ड्स इन द डिटेल, और इंस्पेक्टेड, एग्जामिन करना है ना। एग्जामिनर तो कहीं ना कहीं एग्जामिन किसके साथ थोड़ा मेल खाता है? इवैल्यूएट के साथ, है ना। अगर थोड़ा सिमिलर इस पे लेकर आ रहा है, पर डिफरेंस तो है ही है दोनों में। कमेंट में क्या होता है आपको? कमेंट सिर्फ वही करेगा जो आपकी खुद की नॉलेज है, उसके बेस पर ही कमेंट किया जाएगा। आप देखना, अब अगर आप टीवी पर क्रिकेट देख रहे होगे ना, एक कमेंट तो सामने से कर रहा होता है कोई बंदा, इधर भी कमेंटरी होते बने सारे ही। ऐसा नहीं खेलना चाहिए उसको, सारी बात को। तो किसके बेस पर बोल रहा है वो? खुद के नॉलेज पर। वो क्या हो गई? कमेंट। और इलेबोरेट, टू डिस्कस समथिंग मोर, और बताओ, ऐसे वाला इसमें बताएगी। जैसे मैंने बताया, ये तो मैंने बता दिया कि रबर स्टैम्प है, आप बताओ, है ना। इलेबोरेट करो इस चीज़ को। और उसके बाद क्या हो गया? इवैल्यूएशन, और लास्ट में क्या है? जस्टिफिकेशन। ठीक है जी। अब देखो पूरी स्लाइड फिर से देखना आप अपने उसमें खोल के भी, अगर एक बार पूरा सा रिवाइज करें कि किस किस एनवायरनमेंट का आपको रहना है पॉलिटी के अंदर। अब ये नहीं पता आप कितने दिन रह पाओगे, इसको कितने दिन फॉलो करोगे। अगर करोगे जुडिशियसली, वन टाइम मेहनत है, बात पक्की बन जाएगी। और इससे सबसे बड़ा फायदा पता क्या होगा आपको? आप फालतू चीज़ें नहीं पढ़ोगे, और सही चीज़ आप छोड़ोगे नहीं, चाहे वो न्यूज़पेपर में चाहे वो बुक में। और इतना ही चाहिए बस हमें, इतना ही चाहिए। इससे ज़्यादा, फिर इससे ज़्यादा तो फिर वही है कि सब तैयारी कर रहे हैं, सब तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो देखो जी, अब देखो अगर इसको रिवाइज करेंगे तो अब आपको थोड़ी और क्लैरिटी आएगी इसके ऊपर। सिलेबस मैंने मेंस का डाला 21 तक का, और प्री का डाला कब तक का? 2010 तक, मतलब 10 साल का। ठीक है जी, क्योंकि 2017 से पहले पुराना पैटर्न था, 2017 से ये इंट्रोड्यूस हुआ है। तो क्या क्या हमने डिस्कस किया? देखो इसमें टॉपिक्स को बाइफरकेट कर दिया, करे हुए, और क्या कर दिया? इसको सोर्स कर दिया हमने डिस्कस। और पॉलिटी एंड गवर्नेंस हमारा सिलेबस है, सोशल इशू सिलेबस है, सोशल जस्टिस IRA एंड HP पोर्शन है। अब आपको ना सीधा पता होना चाहिए कि पॉलिटी कितने की आ रही है? 80 नंबर की। सोशल जस्टिस कितना आ रहा है? 10 नंबर है, 24 नंबर तक पहुंचा दिया। IR कितना आ रहा है? करीब करीब 60 नंबर का। HP कितना आ रहा है? 40 नंबर का। ये आपकी मोटी मोटी क्या हो गई? डिवीजन। ऐसे आपकी पेपर 1 क्यों नहीं, ऐसे पेपर 2 क्यों नहीं चाहिए, वैसे आपके पास फिर अंदर इसका कंटेंट बताना चाहिए। ठीक है जी बात। अब नेक्स्ट है जी पॉलिटी एंड गवर्नेंस। अब देखो इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन लगा ना पता, संविधान का खुद का सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स एंड इश्यूज। ये देखो लास्ट में क्या लिखा है? इश्यूज। कोई किताब नहीं है इसकी, इसका सिर्फ क्या है? और इशू होता भी कौन है? कोई इशू कोई पुराना डिस्कस नहीं होता, इशू वही होता है, बोलते ना इशू बन गया। क्या बन गया? इशू जो अभी चल रहा है। तो अगर इन्होंने इतने लास्ट में यही लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसकी कितनी वैल्यू है। तो हम तो ये भी कोशिश करते हो कि अगर थोड़ा समय ठीक रहा तो एक क्लास कर लेगा आपकी ना, जिसमें सिर्फ हम इशू डिस्कस करेंगे। और वो क्लास सिर्फ वो हो सकती है, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती है। करवाने वाला करवा भी सकता है, करवाना चाहे तो दिल्ली मर्चेंट का यही माहौल है, क्योंकि वहाँ थोड़ी सी स्पेशलाइजेशन ज़्यादा है। वहाँ पे लोग समझते हैं इस बात को, इसका मतलब क्या है ना, अगर कोई करवाना चाहता है। और कई लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ करवाते एक ही चीज़ है, क्या?
इश्यूज, उससे बाहर वो नहीं जाते। यहाँ ट्रेंड है डिफरेंट, उधर ही पटवारी की तैयारी हो रही है, उधर ही एसएससी की हो रही है, उधर ही एलआईडी की, और उधर ही एचएएस की, उधर ही आईएएस की, सब गोल मोल है। ऐसा तो नहीं बनता ना, क्योंकि जब तक आप इस कंपटीशन में एक टारगेट नहीं पकड़ोगे ना। अब एक बात बताओ, मैं ये काम कर रहा हूँ आपके लिए, अभी मैंने किया है, अगर मान लो मेरे को यहाँ पे मैं यूपीएससी वालों को भी करवा रहा होता, और भी कर रहा होता, तो पॉसिबल होता ये? नहीं होता। ये बात हर कोई नहीं बोलेगा आपको, समझो इस चीज़ की बात कि इसके पीछे क्या चीज़ है, कि इस कंपटीशन में ना आपको बड़ा ज़्यादा डेडिकेशन होनी पड़ेगी, सिंसियरिटी, डेडिकेशन, यही तो है। जैसे कई बोले बोलता हूँ, कंसिस्टेंसी चाहिए हमें, सिंसियरिटी चाहिए हमें, डेडिकेशन चाहिए हमें, स्ट्रक्चर्ड वे से काम करना है ना, तो वो यही तो है। तो अब देखो जी, तो इसके अंदर, तो इसका मतलब इसकी है रिलेवेंस, इसके ऊपर प्रॉपर होने से काम है। और ये इशू है कि ऐसा सब्जेक्ट है, पेपर 1 में तो काम करेगा, पेपर 2 में, पेपर 3 में भी करेगा, पेपर 3 में भी करता है काम, क्योंकि सिलेबस क्या होगा बाद में मैच करता है आपस में। उसके बाद आ जाओ इस पे देखो, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया सिग्निफिकेंट प्रोविजन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल, ये संविधान, प्रोविजन, अमेंडमेंट, पार्लियामेंट। अब देखो कितना स्पेसिफिक होता जा रहा है। शुरू में आपको थोड़ा सुनने में अटपटा लग रहा था, एक लाइन बता रहा हूँ मैं। कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविजंस, प्रोविजन में क्या आ गया, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज़, और इधर क्या आ गया, अमेंडिंग में क्या मेन है, बेसिक स्ट्रक्चर, पार्लियामेंट, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, सरकार की। क्वेश्चन देखो आप इसमें पूछे जाते हैं, इसमें पूछे हुए फंक्शन, पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, चैलेंजेस, इसी पे क्वेश्चन पूछे हुए। और स्पेशल फीचर किसका, रोप एक्ट, कब का, 1950 का। अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, और उसके बाद जो गवर्नेंस में फिर से वही इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, ह्यूमन राइट कमीशन क्या, ये क्या है, क्या सारा, पॉलिसीज, इंटरवेंशन फॉर द डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर इन इंडिया। इंटरवेंशन किसका, सरकार का, किसमें, फॉर वेरियस पॉलिसीज, उसके डेवलपमेंट के लिए। अब देखो जैसे अभी क्या बना था, किसान बिल पास किया था, भले वो फेल हुआ, बट किसान लॉ पास करना क्या था असल में, इंटरवेंशन, किसमें, इंसानों के स्फीयर में घुस के, कि भाई हम ये कर रहे हैं, करना पड़ेगा आप लोगों को। क्यों? क्योंकि किसके लिए है, फॉर इन वेरियस सेक्टर। तो कहाँ पे आ रही थी वो, एग्रीकल्चर में, है ना। और बाद में यही चीज़ क्या बन गया, इशू बन गया, है ना। अगर स्मूथली पास हो, इशू बन गया। तीसरी चीज़ में क्या बन गया, यही चीज़ क्या बन गया, अमेंडमेंट बिल बन गया, है ना। तो एक के 4 एस्पेक्ट निकल जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, चेंजिंग रोल। अब देखना, मेरे को खुद मेरी इंटेंशन ने ये बोल दिया है कि अगर इस बार क्वेश्चन पूछेगा तो इस पर पूछ सकता है कि चेंजिंग रोल में, और लाइट, पुट अ लाइट ऑन दी, या ड्यूरिंग द कोविड पीरियड, किसका, डीसी का रोल। आपने देखोगा जब कोविड आया था तो कौन, किसके इर्द गिर्द सारी चीज़ें घूम रही थी, डीसी आगे पीछे घूम रही थी। तो ये बात जस्टिफाई करता है इस चीज़ को। तो अब देखो, अगर मेरे को सिलेबस से ज्ञान है, तो मैं कोविड को किसके साथ जोड़ता रहूँगा, बार बार ही डीसी की पावर के साथ। अगर डायरेक्टली नहीं पूछा तो मैं कोट कर लूँगा, आंसर कर लूँगा, है ना। तो ये चीज़ हो गई जी। तो ये लोकल गवर्नमेंट आ गया। फिर हमने किया था पुराने क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चन हो गए आपके, इनको सारा देखो, इनको साथ साथ देखते रहो, जैसे हम टॉपिक पढ़ते रहेंगे, है ना। ये सारे क्वेश्चन हैं इसके ऊपर। अब ये देखो, ये डिवीजन है। आप मेरे को लगता है आप कहीं भूलोगे अब इसको, आपको याद रह गई है। तो अभी तक कुछ ऐसी याद रही आपको चीज़ें कि कितने नंबर का क्या आता है, और एक दिन आपको सारा याद होना चाहिए सब। ये प्री वाला है। और देखो ये क्या है, ये तब पढ़ोगे आप, इनको क्या बोला गया हमने, इंपॉर्टेंट थीम्स, जिसके बेस पर क्वेश्चन बनाया गया है ना। वो सारी क्या है, ये सारी थीम्स है जिसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं प्रीलिम से खासकर। उसके बाद है टेक्निकल सेट, फिर हमने ये बांट लिए अपने हिसाब से, जिसके हिसाब से हमने सिलेबस कवर करना है। अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, अबाउट गवर्नमेंट हो गया, अबाउट द गवर्नमेंट लोकल लेवल पे, अबाउट जुडिशरी, और अबाउट द बॉडीज़। बॉडीज़ दो तरह की होती है, संवैधानिक और असंवैधानिक, है ना। अबाउट द पॉलिटिकल डायनेमिक्स, और ये जो डायनेमिक्स है ये भी इशू है, चेंज है ये,
कभी पॉलिटिकल पार्टी में चेंज आता है रिकग्निशन में, कभी इलेक्टोरल लॉ में। अब देखना जितने भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आते हैं कहाँ आते हैं, इसमें आते हैं। रिफॉर्म्स की बात होती है, एंटी डिफेक्शन की बात होती है ना। मिसलेनियस में क्या लिख लिया, ये भी इशू बन जाता है कई बार। जैसे पिछले 2 साल में क्या बना था, सिटीजनशिप बहुत बड़ा इशू बना हुआ था। एक तो क्या आया था, एक एक्ट आया था ना, कौन सा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 का। ये क्या आया था, एक और एनआरसी आया था, समझ बात को। और उसी तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये अब क्या डाल दिया, इसको डाल दिया संविधान के अंदर, फंडामेंटल राइट बना दिया इसको भी। और उसके बाद ट्रिब्यूनल हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, कभी कावेरी ट्रिब्यूनल है ना, कि पानी का अभी थोड़ी देर में लड़ाई हो जाएगी महाराष्ट्र जो साउथ की स्टेट है, किसके बेस पर, रिवर के बेस पर, क्या बनाना पड़ेगा, ट्रिब्यूनल, समझ गए बात। और उसी तरह से ऑफिशियल लैंग्वेजेस और क्या है, पब्लिक सर्विसेज। ठीक है जी, एक हमने ये डिस्कस किया था। और उसका सोर्स मैंने बता दिया आपको। प्राइमरी में क्या है, लक्ष्मीकांत। अब एक बात समझिए, पूरा पेपर क्या लक्ष्मीकांत को कवर करेगी। देखो लक्ष्मीकांत कंसेप्ट, फैक्चुअल डाटा एंड क्लियरिटी के लिए बड़े जरूरी है। इसके बगैर कुछ नहीं है। प्री तो सारा इसमें ही है, पर पॉलिटिकली आपको बाहर जाना ही पड़ेगा। बट वो तब ऐसा नहीं कर सकते आप कि बाहर जाओ एट द कॉस्ट ऑफ लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत को करने के बाद कई बार अब मैंने बोल दिया ना आपको कि आपने लक्ष्मीकांत से दुश्मनी पाल दिया जी, ऐसा नहीं है। 90% फिर भी क्या है, लक्ष्मीकांत। समझ गया जी बात। तो उसके बाद है जी करंट इश्यूज हो गए सारे। और नेक्स्ट क्या था, ये देखो आप, ये सारी क्या हो गई, शब्दों की लिमिट। और ये क्या हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गई इसकी। और ये सारे क्या हो गए, टेलवर्ड्स। ठीक है जी बात।